हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। ये एमसीक्यू जिस तरीके से ओरिएंट किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन को एक जो रिवीजन वाला जो पुश मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसे में आप पेन कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और इस वीडियो को, अगर आपको स्पीड कम लगे तो 1.5 या फिर 1.25 या 2x, जो भी स्पीड आप मेंटेन रखना चाहें उस पे आप सेट कर लो और वीडियो को कंटिन्यू करो, जिससे कि आप कम टाइम में अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकें। देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट ये करके चल रहा हूं कि कम से कम आप 75% क्वेश्चंस को तो सही कर पाएं। मान के चले कि 75% से आप कम जा रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम अभी भी और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, डेडिकेट करने की जरूरत है आपकी जो तैयारी के अंदर जो आप डेली बेसिस पे देते हैं। और 75 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक चल रही है। आप इस बेसिस को लेकर के इस वीडियो को कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में एक एनालिसिस या फिर एक चेक के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो, यहां पर हम बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास में उनको लेकर के डिस्कशन किया करते हैं, और आज के जो हमारे वीडियो में हम बात करेंगे इसमें आपके पास टॉपिक्स भी बहुत सारे रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग बने रहिए लास्ट तक। अब देखो, इस वीडियो की पीडीएफ से रिलेटेड कई क्वेरीज आती हैं जो बार बार मैं बताता रहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपके टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लो। दूसरा, जहां पर ये पीडीएफ मिलेगी ना, उस पीडीएफ का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो सेव करके रख लो उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी करंट अफेयर रिलेटेड जो भी हमारे बैचेस चलते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो इजीली आपको अवेलेबल करा दिया जाता है वहां पर, ठीक है। तो आप सेव ही कर लो उस लिंक को, राइट। इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो खुद से कर रहे हैं उसको एक पुश देना चाहते हैं। तो क्या चाहिए, प्रीलिम्स बेस्ड आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए, तो 5000 के लगभग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। दूसरा, 500 से ज्यादा मेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और 40 से ज्यादा ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। डेली वीकली बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस होगी, जिसमें सीसैट भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपका डेली और वीकली बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस और मंथली बेसिस पे ऐसे राइटिंग टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपकी सेल्फ स्टडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला गजब का प्रोग्राम है, तो आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे डिस्कशन पे। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement, the GSLV Mark III is a three-stage vehicle with launching capability to geostationary transfer orbit. Second statement, PSLV is the second generation launch vehicle of India and it is the first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stage. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जीएसएलवी मार्क 3 ये अभी तक का सबसे ज्यादा हैवी पेलोड को ले जाने वाला हमारा लॉन्च व्हीकल है और इसमें कोई खराबी नहीं है। इसका यूज करके हम जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट होते हैं, जिसमें अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी जाती है, लगभग 37,000 किलोमीटर तक की, वहां तक भी इजीली सैटेलाइट को हम लॉन्च कर पाते हैं। तो ऐसे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। सेकंड, पीएसएलवी की बात है, तो इसमें ये बात तो बड़ी सही कही है यहां पे कि ये लिक्विड स्टेज का यूज करने वाला फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है, जिसका स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में यूज करते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हम यूज करते हैं। बट ये सेकंड जनरेशन नहीं है दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या चला जाता है, ए। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि क्यों भाई ये चीज न्यूज में आई। देखो, इंडिया ने अपनी तरफ से एक चीज टारगेट कर रखी है कि हम स्पेस सेक्टर के अंदर अपने आप को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके चलते आप देख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम कितना पार्टिसिपेशन में ला रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी हम बनाना चाहते हैं और एक फुल फ्लेजेड लूनर प्रोग्राम भी हमारा हो, ये हमारी एस्पिरेशंस है। तो इसके लिए क्या है कि पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे रॉकेट्स है ना, वो भी हल्के पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें नए व्हीकल्स डेवलप करने होंगे जो ज्यादा पेलोड को ले जा सके, और उसी पर ध्यान देते हुए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप होने का प्रोग्राम जो है उसकी बातचीत हो रही है, उस पर काम होना स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर के एनजीएलवी जो है वो अब जल्दी ही हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि हैवी पेलोड्स को हम दूर तक ले जा सके स्पेस में।
ठीक है जी। अब जीएसएलवी के बारे में बात करें तो जीएसएलवी का मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले ही पता पड़ रहा है जियो सिंक्रोनस, दैट मींस आप अर्थ पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रहते हैं तो आप जिस टाइम पर एक पर्टिकुलर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के अंदर ऑर्बिट के अंदर जो लॉन्च सैटेलाइट है उसको देखते हैं तो हर दिन आप उसी टाइम पे उसी सैटेलाइट को वहां पर देखोगे। एक तो होता है जियो स्टेशनरी, एक होता है जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी का मतलब तो ये हो गया कि एक जगह पे फिक्स है, जैसे जैसे आप मूव करोगे वैसे वैसे सैटेलाइट भी मूव करेगा, आपको लगेगा कि वो सैटेलाइट अपनी जगह पे फिक्स है। वहीं पर जियो सिंक्रोनस का मतलब हो गया कि रात को 9 बजे जब आप छत पे लेटते हो, सो हो सकता है आप गांव में लेट रहे हो, शहरों में तो आपको दिखेगा नहीं, पता है हमारे खुद के किए हुए करे धरे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, दिखता ही नहीं है, तारे ही नहीं दिखते हैं, बट गांव में आप सो रहे हो, 9 बजे हैं रात के, एकदम खुली रात के नीचे आप सो रहे हैं, है ना, खुली हवा में, तो आप नोटिस करते हो कि सैटेलाइट एक उसी फिक्स टाइम पे आपके ऊपर से गुजरता है, हर रात आप वहां पर नोटिस करते हो। ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो बेसिकली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारे लिए, हमारे पास में, बट हमें इससे भी ज्यादा स्ट्रांग की जरूरत है। ये 3 स्टेजेस में डेवलप्ड है। आप यहां पर नोटिस करें कि ये 2 साइड के सिलेंडर्स हैं, ये तो देखो बूस्टर्स हैं। कहने का मतलब जब लॉन्च होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो उस टाइम पर शुरुआती थ्रस्ट जो शुरुआती बूस्ट देना होता है उसके लिए ये आपके ये 2S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं। फिर उसके बाद में आपका L-110 कोर लिक्विड स्टेज है वो एक्टिवेट होता है। फिर उसके बाद में आपका एक्टिवेट हो जाता है C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, और उसी के ऊपर फिर बाद में इसकी कंपोजिशन में आप देख सकते हो अपर पार्ट होता है वो सैटेलाइट का या पेलोड का जगह होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप मोटी मोटी बात करें जीएसएलवी का 4000 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट ले जाने की क्षमता है, पर हमें इससे भी ज्यादा लोड ले जाने की क्षमता डेवलप करनी है, और इनको यूज हम करते हैं जीटीओ, दैट मींस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। ठीक है जी। पीएसएलवी की बात करें, ये देखो हमारे थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स में से है, नंबर 1, नंबर 2। ये इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल है जिसको लिक्विड स्टेज के तौर पे डेवलप किया गया। ये टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइडेड, आप यहां पर नोटिस करें। शुरुआत में तो क्या होता है, ये 4 सिलेंडर आपको साइड में लगे हुए दिख रहे हैं, ये तो शुरुआती थ्रस्ट देते हैं, शुरुआती पुश देते हैं। फिर उसके बाद में फर्स्ट इंजन है सॉलिड पे, फिर दूसरा इंजन चालू होता है लिक्विड पे, फिर थर्ड फिर से सॉलिड पे, फोर्थ फिर से लिक्विड पे। तो 4 इंजन आप डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये अपने आप में बड़ी कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये हमारा स्पेस लॉन्च व्हीकल जो है पीएसएलवी, ये वर्ल्ड ओवर बड़ा फेमस है, क्योंकि हमने दुनिया के कई प्रोजेक्ट्स को, आज आप देखते हैं ना कि दुनिया के विदेशी जो सैटेलाइट्स है वो भी हम लॉन्च करते हैं हमारे पीएसएलवी का यूज करते हुए। इसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट और मार्स ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट जो 2013 में हमने लॉन्च किया था ना, वो भी आप देखोगे कि इसी पीएसएलवी का यूज करके हमने लॉन्च किया था। बट अब हमें प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी स्केल पे करना है, इसलिए हमें थोड़ा सा पीएसएलवी से एडवांस जीएसएलवी मिला, जीएसएलवी से एडवांस हमें और आगे और काम करना है। तो कुल मिलाकर के आप ये चीज समझ सकते हैं किस तरीके से जीएसएलवी और पीएसएलवी काम करते हैं। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लूनार मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस। 4 ऑप्शन है, पॉज कर लो, अपना आंसर तैयार कर लो। देखो इसका आंसर सीधा ये है कि अभी क्या है, मून सरफेस के ऊपर हमारा प्रज्ञान रोवर जो गया हुआ है उसके द्वारा सिग्नल्स भेजे गए हैं कि मून सरफेस जो है वो कोई जमाने में मोल्टन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा से कवर्ड थी, और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुई है, और इसमें कई लाखों करोड़ों साल लग गए। तो ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल गया है कि चंद्रयान 3 का जो पार्ट गया है वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता है कि भाई लूनार, दैट मींस मून की जो सरफेस है उस पे कोई जमाने में इतना बड़ा ओशन था, पर वो ओशन पानी का नहीं था, मैग्मा का था। तो ये चीज यहां से क्लियर होती है, इस हाइपोथेसिस को ये पॉइंट सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर हम समझते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखो प्रज्ञान रोवर जो है इसने ये क्लेम किया है कि भाई आप मून सरफेस को अगर देखोगे तो कोई जमाने में मैग्मा हुआ करता था, और ये तब की बात है जब मून से जब अर्थ से एक मार्स के साइज का बड़ा जाइंट सा एक सेलेस्टियल बॉडी आकर के टकराया था, और उस वजह से जो हीट क्रिएट हुई थी उसके चलते हैं, उससे और कॉलिजन के चलते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो अर्थ के चारों तरफ टूट करके और सर्कल काटने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया, और वो इतनी हीट थी जिसकी वजह से उसका आउटर पार्ट या ओवरऑल वो जो मटेरियल था वो आपका फॉर्म में था लिक्विड फॉर्म में, मैग्मा फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, और फिर समय के साथ में वो धीरे धीरे ठंडा होता गया, और उसी चीज को अभी
प्रज्ञान रोवर ने बताया है कि ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब पहले की जो एक हाइपोथेसिस थी, लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस, उसको कहीं ना कहीं यहां पर प्रज्ञान रोवर ने सपोर्ट कर दिया है। तो मून की हिस्ट्री की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपको ये तो ध्यान होना ही चाहिए कि कभी भी, अब हम अर्थ की भी बात करते हैं तो किस तरीके से फॉर्मेशन में आया, अर्थ में जो डिफरेंशिएशन का जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ, जिसके चलते क्या हुआ कि हैवी मटेरियल जो था वो तो सिंक कर गया और लाइट मटेरियल जो था वो ऊपर आ गया। इसी प्रोसेस को बोल दिया डिफरेंशिएशन, और सेंटर में जो मार्ट चला गया उसको हमने बोल दिया मैग्मा, या फिर जो हैवी मटेरियल चला गया तो उसकी वजह से बन गया मेंटल, और आउटर पार्ट बन गया उसको बोलते थे क्रस्ट। सिमिलर मैनर में मून का भी मेंटल एंड क्रस्ट डेवलप हुआ। ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है ये कहीं ना कहीं लूनार मैग्मा ओशन थ्योरी के आधार पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, और यही चीज यहां पर आप समझ सकते हैं। दूसरा, ये जो लूनार मैग्मा ओशन थ्योरी जो है ये कहीं ना कहीं मून की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसकी अर्ली एवोल्यूशन, उसके पास्ट के बारे में पता करता है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल अपोलो मिशन यूएसए का, उसने जो सैंपल कलेक्ट किए थे वहां से, लूनर सरफेस से, मून सरफेस से, उनकी स्टडी को एक और बूस्ट यहां पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो रिवील किया है प्रज्ञान रोवर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। द एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज। Number 2, the act provide for anticipatory bail to offender under section 18. Number 3, public servants who deliberately neglect their duties under this act can be punished with imprisonment for not less than 6 months. करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर दो। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। हमारे समाज में जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, एससी एसटीज हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून लाया गया था, ये बात एकदम सही है। वहीं पर दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि सेक्शन 18 के आधार पर अग्रिम जमानत का व्यवस्था है यहां पर। जी नहीं, अग्रिम जमानत का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आप जैसे ही इनकरेक्ट मानोगे तो आपका आंसर बी निकल के आ जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। अब समझ लेते हैं मुद्दा क्या है, क्यों ये बात हाईलाइट हुई। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपने एक जजमेंट में ये कहा कि किसी भी तरीके की कोई इंसल्ट या किसी भी तरीके का कोई इंटिमिडेटरी कमेंट, मतलब कोई भी बोली हुई बात, किसी भी एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल को कही हुई बात अगर कोई बोली गई है तो वो सारी बातों को आप ऑफेंस के तौर पे नहीं देख सकते। आप उनको ट्रीट करने के लिए उस पर्सन को ऑफेंडर मानते हुए एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत आप ट्रीट नहीं कर सकते। दैट मींस कहीं ना कहीं यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। रीजन बीइंग कि बहुत सारे केसेस ऐसे आने लग गए जहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर के और फिर एससी एसटी केस का, एससी एसटी एक्ट का नाम लेकर के और केस पहुंच गए, केस पहुंचे, फिर बाद में देखा तो बहुत सारे लबादा पड़ा है केसेस का। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सभी तरीके की इंसल्ट और सभी तरीके के कमेंट्स, इंटिमिडेटरी, डराने वाले धमकाने वाले कमेंट्स आप एससी एसटी एक्ट के तहत नहीं ट्रीट कर सकते। तो ये बात कहीं ना कहीं इस एक्ट को फिर से हाईलाइट कर देती है। तो ऐसे में हम इस एक्ट के प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। 1989 में ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि हमारे देश में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रहती हैं उनके खिलाफ में जो भेदभाव होता है, उनके खिलाफ में जो अत्याचार होता है, उसको रोका जाए, उसके लिए प्रोविजन किए गए थे। इससे क्या होता है कि हमारे समाज में जाति या फिर एक इंडिविजुअल को उसके जन्म, उसके आधार पर कमेंट देकर के कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में उनको सेल्फ रिस्पेक्ट देने का, उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये कहीं ना कहीं एक्ट लाया गया था। बट पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इस तरीके के एक्ट्स का मिसयूज भी होता हुआ दिखा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सारे तरीके के कमेंट्स या इंटिमिडेटरी कमेंट्स आप एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के अंडर में नहीं ट्रीट कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा, ग्रेविटी को देखना पड़ेगा सिचुएशन का, कि 1-to-1 जो कॉन्वर्सेशन हुआ जिसके तहत एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट को लाया गया, वहां पर क्या मुद्दा चल रहा था। सेक्शन 18 जो है वो ये कहता है इसका कि भाई एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। अरेस्ट हो गया तो भाई साहब आपकी फिर बाद में सुनवाई होगी ही जज के सामने, राइट। चलिए, पनिशमेंट की बात करें, अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जानबूझ के या गलती से अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं की गई इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत, तब उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन है कि कम से कम 6 महीने की और ज्यादा से ज्यादा 1 साल की उसके लिए पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एससी एसटी एक्ट जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
With reference to dark pattern, consider the following statements. Harry Bringnall introduced this term in 2010. Second statement क्या कह रहा है? It is a deceptive practice employed to influence user behavior in a way that benefits the company implementing it. भाई करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि डार्क पैटर्न का मतलब क्या है। देखो जब कभी भी हम किसी वेबसाइट पे जाकर के हमारी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं तो बीच बीच में कई चीजें आपको पता ना पॉपअप होती रहती हैं, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार आपको ऐसी चीजें सजेस्ट कर दी जाती है जो शायद आपने सोची पहले कभी सोची होगी या फिर आपकी विश लिस्ट में होगी, है ना, और उसकी तरफ ले जाकर के पता पड़ता है कि आप लोगों को इस तरीके से सांचे में ढाला गया और पता पड़ा कि 100 रुपए की शॉपिंग करने के लिए निकले थे, शॉपिंग कर दी आपने 700 रुपए की। तो ऐसे में कंपनी को कितने रुपए का फायदा हो गया जी? कंपनी ने अपना माल 600 रुपए का एडिशनल बेच दिया, जबकि आप खरीदने के लिए निकले थे केवल 100 रुपए का। आते हैं ना ऑप्शंस। ये होता है डार्क पैटर्न। किस तरीके से एक फेयर मैनर में, मतलब दिखने में बड़ा फेयर लिखता है वो, है ना, बट यूजर बिहेवियर को मैनिपुलेट किया जाता है कंपनियों के द्वारा, जिससे कि उस बिहेवियर के आधार पर काम करने से यूजर का खुद का तो नुकसान हो गया बट कंपनी को हो गया फायदा। ये बात 2010 में हैरी ब्रिंगनल ने अपनी तरफ से हाईलाइट कर दी थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज सी। तो ये मुद्दा क्या है, क्यों ये न्यूज में आया, वो समझते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी पैरेलल एक आप कह सकते हो प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडियो के साथ में कोलैबोरेट करते हुए ये देखा है कि किस तरीके से इंडिया में लीडिंग जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन हैं, वो किस तरीके से लोगों को एक तरीके से डिसीव कर रही है, किस तरीके से वो कंफ्यूज करके और फायदा कमा रही है। कैसे? यहां पर एग्जांपल देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस एट 0.5 रुपीज। हाँ, आप देखो कि सेल जो है वो 10 मिनट में खत्म हो रही है, खरीद लो, नहीं फिर बाद में नहीं है तुम्हारे पास मौका। और फिर एकदम से आएगा आपके पास पॉपअप होकर के मैसेज कि आपका अकाउंट ही डिलीट हो गया, क्या? क्योंकि आपने XYZ काम कुछ गड़बड़ किया होगा। अब आप रिकवर करो, रिकवर करने में वो प्रोसेस में कुछ पैसा 1-2 रुपया कुछ लगाएंगे। अब हमें तो लगेगा कि वो 5 पैसे की बात है, कुछ छोटे से अमाउंट की बात है, पर उनके पास तो करोड़ों यूजर्स हैं भाई, कितना रुपया बना चुके होंगे वो। तो इस बात को जो है वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक बार फिर से हाईलाइट किया गया है। देखो ये चीजें है ना, एक तरीके से नेटिजन्स जो इंटरनेट पे ज्यादा एक्सेस करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अवेयर अलर्ट रहने की जरूरत है। डार्क पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है हैरी ब्रिंगनल ने 2010 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसमें यह रहता है कि क्लाइंट के साथ कैसे ट्रिक किया जाए, कैसे क्लाइंट को फंसाया जाए। इसमें यही होता है कि डिजाइनिंग कुछ ऐसी है एल्गोरिदम्स की कि यूजर ना चाहते हुए भी उसमें फंस जाता है, कुछ ऐसी चॉइसेस कर बैठता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट की भी नहीं है, उल्टा उसको खर्चा और करना पड़ता है, जिसका नुकसान उसके पॉकेट के ऊपर सीधा दिखाई पड़ता है। तो ये पॉइंट हमें यहां पर देखना था। इसका मतलब क्या है कि यूजर की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं बाहर से या फिर उस एप्लीकेशन के द्वारा आपको हैंडल किया जा रहा है, ना कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ यूजर के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ वेरिएशन आ जाते हैं भाई, वो फिर बाद में सोचता है ना कि यार तो धोखा हो गया भाई, ये मामला ही गड़बड़ हो गया। इसके अलावा डेटा प्रिवेसी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। तो ये सारी चीजें मिलाकर के एक यूजर, एक इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट करने का जो टूल है वो काम करते हैं। इसी को हमने बोल दिया डार्क पैटर्न, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट देखो, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम is a flagship initiative of which of the following ministries? ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम अभी रिसेंटली न्यूज में था, बताओ भाई किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, या नन ऑफ द अबव? पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो इसका आंसर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। ठीक है, ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किस लिए न्यूज में रहा वो तो समझते हैं। देखो होता क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है ना, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किए हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए। इसका मतलब क्या है, जब भी आप देखते हो कि बड़े जो शिप्स आते हैं, है ना, तो उनको किस तरीके से आप डायरेक्शन ले जा सकते हो, किस तरीके से शिप्स की पार्किंग करनी है, तो आपने नोटिस किया होगा इस तरीके से ये छोटे जो शिप्स होते हैं वो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं
है ना। तो ऐसे में ये जो छोटे शिप्स है ना, इनका हम यूज कर सके सस्टेनेबल मैनर में। तो ऐसे में बड़ी शिप्स को डायरेक्शन देने का जो काम करती हैं उनको टग बोट्स बोला जाता है। तो उनका जो ऑपरेशन है वो नॉन फॉसिल फ्यूल रखने के लिए किया जाना, ये इसका टारगेट है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का, जिसमें सिंपल सी बात है, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है पंचकर्मा संकल्प। उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि फ्यूल बेस्ड जो हमारे हार्बर टग्स हैं, छोटी जो बोट्स हैं, उनको हम जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स है ना, वहां पर तो कम से कम उस फ्यूल को हम कहीं ना कहीं नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ ले जाएं। तो ऐसे में अभी फिलहाल 4 मेजर पोर्ट्स के ऊपर इसका फेज फर्स्ट है वो लॉन्च हुआ है। पहला तो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दूसरा है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, तीसरा पारादीप पोर्ट अथॉरिटी और चौथा है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। वहां पर आप देख सकते हो कि जो टग बोट्स हैं उनमें फॉसिल फ्यूल के अलावा इलेक्ट्रिक बैटरी पे फोकस्ड रहेगा उनका ऑपरेशन, या फिर जो दूसरी इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज है जैसे कि हाइब्रिड मोड हो सकता है ना। इसके अलावा मेथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, इनका यूज करते हुए सीधी बात है कार्बन फुटप्रिंट को हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है। ठीक है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मित्र शक्ति। मित्र शक्ति से संबंधित क्या है भाई स्टेटमेंट, देखो। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड श्रीलंकन आर्मी। The armies of India and Sri Lanka have deployed canines. The year 2024 marked the 25th edition of the exercise. भाई इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो इसकी अगर बात करें ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम यहां तक सही है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बट यहां पर बीएसएफ पार्टिसिपेट थोड़े ना करेगी, यहां पर इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करती है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत जाता है, पूछा भी इनकरेक्ट है, तो एक तो ये ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो गया। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज ने अब की बार कैनाइन, दैट मीन्स जो मिलिट्री डॉग्स होते हैं ना, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऑप्शन हमारा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछा है कि ये 2024 का जो एडिशन अभी कंडक्ट हुआ, ये 25वां एडिशन है इसका, नहीं ये 10वां एडिशन है, 25वां नहीं है। अगर आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की अगर थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री का पता हो तो आप चीजों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1980s 90s में इतने नॉर्मल रिलेशंस हमारे नहीं रहे हैं, है ना। लिट्टे के चलते हैं, जो लिट्टे आतंकवादी थे, इंसर्जेंट थे, या फिर कहो कि कहीं ना कहीं तामिल जो लिबरेशन फोर्स थी उसके द्वारा जो काम किया गया उसके चलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड तो हैं गलत, और गलत ही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर चला जाता है इसका सी। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। होता क्या है कि 106 पर्सनल्स हमारी तरफ से जाते हैं। ठीक है, राजपुताना राइफल्स जो है इंडियन आर्मी की, उनका बेड़ा जाता है पूरा, और कहां जाता है? श्रीलंका, मित्र शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो अब की बार इवेंट हुआ है, ये 10वां एडिशन है, ना कि 25वां, जैसे कि हमने देखा। ऑर्गेनाइज कहां पर हुआ? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया, श्रीलंका। यहां पर काम क्या है भाई, दोनों एक साथ मिलकर के आर्मीज मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंकन आर्मीज ने अब की बार कैनाइंस, मैंने बताया आपको, मिलिट्री डॉग्स का डिप्लॉयमेंट भी किया है। इसके अलावा श्रीलंका की तरफ से जो श्रीलंकन आर्मी का ग्रुप है वो कौन सी रेजिमेंट से था? तो वो गजाबा रेजिमेंट का था। काम क्या है भाई, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न किया जा सके, और यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेट है उसके अंडर में चैप्टर नंबर 7 है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक कोलैबोरेटिव मैनर में दो कंट्रीज की आर्मीज काम करेंगी, तो फिर फ्यूचर में कोई बड़ा मिशन अगर कंडक्ट करना हो तो वो आसानी से किया जा सके। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। फर्स्ट, ULPIN
is a part of Digital India Land Record Modernization Program. Second, it is a 14-digit identification number according to a land parcel based on detailed survey and geo-referenced cadastral maps. Third, UL pin is generated based on the longitude and latitude coordinates of the land parcel. बताओ भाई, 3 स्टेटमेंट है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो, अभी जो बजट हुआ हमारा 2024 का, उसमें ये बात एकदम क्लियर आई है कि हमें लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली डिजिटाइज करके रखना है, क्योंकि जमीनों को लेकर के बहुत सारे लफड़े आजकल सामने आने लग गए हैं। और जिस जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो देखो लैंड रिसोर्स ऐसा है जो फिक्स है, जो बढ़ाना मोर और लेस बहुत ही मुश्किल है। दूसरे किसी देश की जमीन हड़प लो तो बात अलग है, बाकी वो मोर और लेस फिक्स है अपनी जगह पे, और वहां पर फिर मारामारी का एक डर रहता है। और प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड को अगर हम मॉडर्नाइज मैनर में या फिर डिजिटल मैनर में रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो फिर बाद में उनको मैनेज करना बहुत आसान रह पाता है। तो ऐसे में इसका आंसर है डी। तीनों चीजें एकदम परफेक्ट हैं। जिस तरीके से आधार नंबर हमारे लिए दिए जाते हैं, वैसे ही लैंड रिकॉर्ड के लिए भी आइडेंटिटीज इशू की जाएंगी, जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। हो क्या रहा है, 2024 का जो बजट अभी आया सरकार बनने के बाद में, तो गांवों में और शहरों में जो जमीनें हैं, इनका प्रॉपर डिजिटाइजेशन हो, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें इसको जो यूएल पिन है, इसको भू आधार, भू मतलब जमीन, आधार का मतलब आइडेंटिफिकेशन जैसे हमारी है, तो इस तरीके से यूएल पिन को भी भू आधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या होगा भाई, सीधी बात है, लैंड आइडेंटिफाई होगी, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट एकदम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन आ जाएगी, अर्थ पे कहां पर है वो। और आपको पता है ना, जब भी आप अपना व्हाट्सएप या XYZ कोई भी एप्लीकेशन से अपनी लोकेशन किसी भी रिलेटिव को शेयर करते हो, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के अंदर, लॉन्गिट्यूड हमारे कौन से चलते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड ईस्ट चलते हैं, है ना। लैटिट्यूड कौन सा चल रहा है हमारा, नॉर्थ। तो उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे कि हाँ जी ये है आपकी एक्यूरेट लोकेशन, उसके बराबरी का दूसरा कोई फिगर आपको मिलेगा नहीं। तो वो एक्यूरेसी वाली बात है ना। इसलिए फिर कहीं ना कहीं जो हमारे मैप है, जिन पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के आधार पर हमारी लोकेशन का पता पड़ता है, उसी के आधार पर जमीनों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फिर 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसको भू आधार या फिर यूएल पिन या फिर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाएगा। ये जो आप कह सकते हो जमीनों से रिलेटेड जब कभी भी ये देखना हो कि भाई एक्चुअल में इसका ऑनर कौन है, तो आज के टाइम पे कितनी सारे फर्जीवाड़े होने का डर रहता है, तो उसको एक तरीके से बिल्कुल खत्म करने का स्कोप तैयार हो जाएगा। एक अथॉरिटेटिव सोर्स रहेगा कि सच्चाई जो है वो कहां पर स्टोर्ड है, वो यूएल पिन किसके नाम से है, वहां पर क्या रजिस्ट्रेशन हो रखा है। इसको देखो ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के ऊपर डेवलप किया जाए तो और भी शानदार तरीके से हो जाएगा। इसमें एक एक ट्रांजेक्शन की डिटेल फिर बाद में मेमोराइज की जानी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, जहां तक ब्लॉकचेन का यूज होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यूएल पिन सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आधारित है, मतलब दुनिया में और भी देशों में जो काम चल रहे हैं उनसे हम लर्न कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन का अपना खुद का स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ, वो हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ओपन जियो स्पेशल कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें देखो ECCMA, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करेगी। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, प्रॉपर्टी के आसपास में कोई पूरा जो लैंडस्केप है वहां पर नेचुरल आइडेंटिटी आइडेंटिफाई की जाएगी, भाई हिल एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, किस तरीके का है, और फिर उसके हिसाब से नंबर इशू कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब, एक तो प्रॉपर्टी नेचुरल आइडेंटिफायर लॉट होगा, जहां पर कि जमीन है कहां पर, उसके आसपास की लोकेशन क्या आ रही है, और क्या उसका लैंडमार्क जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरीके की वहां पर अपीयरेंस है, टोपोग्राफी कैसी है। और फिर उसके बाद में यूनिक नंबर आपको इशू किए जाएंगे, यूनिक आईडी आपको इशू की जाएगी नंबर के आधार पर। ये एक सिंपल सा प्रोसेस इसमें रहने वाला है। प्रॉपर्टी नेचुरल आइडेंटिफायर यूनिट, ये भी है इसके अंदर, है ना। 14 यूनिट का जो आपका आईडी नंबर है वो इशू किया जाएगा ही। और टैगिंग होगी जियो टैगिंग, वो किस पे आधारित होगी, अगेन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन हमारे लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्चुअल कोर्ट्स इन इंडिया। वर्चुअल कोर्ट्स
aim to eliminate the physical presence of litigant or lawyers in the court, facilitating the adjudication of cases on a virtual platform. First. Second, virtual courts are currently being used primarily for constitutional and high profile cases. Third, virtual cases virtual courts were first implemented in India in 2020 as a response to the coronavirus pandemic. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है भाई, इसका आंसर रेडी कर लो अपनी तरफ से, क्या इसका आंसर जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर वीडियो मीटिंग के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात है, उसमें फिर फिजिकल प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि वर्चुअल कोर्ट अभी के टाइम पे उन केसेस में यूज हो रहा है जहां पर कोई हाई प्रोफाइल केस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। अब आप सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को क्या इस तरीके से वर्चुअली टैकल किया जाएगा, क्या हाई प्रोफाइल केसेस को इस तरीके से टैकल किया जाएगा? उसमें तो कहीं ना कहीं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश होनी जरूरी हो जाती है। तो यहां पर वर्चुअल कोर्ट्स की यहां पर रेलेवेंस इतनी ज्यादा अभी इंडिया में नहीं बनती। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो फर्स्ट तो सही है, दूसरा गलत है। इसका मतलब ए और बी में से आपका आंसर अब सी आपको आना चाहिए कि हमारे यहां पर वर्चुअल कोर्ट्स जो हैं वो 2020 से स्टार्ट हुए, जब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पाई। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी चला जाता है। ठीक है, जान लेते हैं क्यों ये अभी न्यूज में आया। देखो केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली 24/7 ऑन कोर्ट्स ओपन नेटवर्क कोर्ट्स जो है वो लॉन्च किया है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन केसेस के लिए मतलब केसेस की सुनवाई होगी जहां पर लॉयर भी ऑनलाइन होंगे। ठीक है, एक तरीके से हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैट करते हैं मोर और लेस उसी तरीके से यहां पर काम होने वाला है। तो वर्चुअल कोर्ट्स की अगर बात करें तो पहली चीज तो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो वहां पर लिटिगेंट्स को आना पड़ेगा ना लॉयर्स को, सब ऑनलाइन रहेंगे। जैसे अभी अगर बात करें तो अभी रिसेंटली कई ऐसे केसेस उठ करके आए हैं जिनको देख करके ऑनलाइन हियरिंग हुई है। जैसे कोलकाता हाईकोर्ट की हम बात करें तो अभी जो कोलकाता में अभी आपको पता ना किस तरीके का हीनियस क्राइम निकल के आया सामने, है ना? तो उसकी जो सुनवाई कोलकाता हाईकोर्ट ने की थी वो मोरलेस आपकी ऑनलाइन देखी गई थी क्योंकि इमीडिएट हियरिंग हुई थी उसकी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी एक्शन लिया जाता है। यहां पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन कि कैसे भी करके छोटे अगर कोई केस हैं और इमीडिएट अगर कहीं पर जस्टिस की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वर्चुअल कोर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और ये 24/7 रन होने वाले कोर्ट्स हैं एज पर द डिमांड, एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसके अकॉर्डिंग फिर काम होता है इसमें। इसके अलावा देखा जाए करंटली वर्चुअल कोर्ट्स की इंप्लीमेंटेशन मोटर व्हीकल एक्ट है, ट्रैफिक चालान और इनसे रिलेटेड कोई केस है उनकी सुनवाई एक तो उनका होता है। इसके अलावा कोई छोटे मोटे केसेस है ना, मान लो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 206 के तहत में कोई समन हो रहा है या कोई हैवी केस नहीं है या फिर एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट्स का जो ट्रेंड है ये 2020 में स्टार्ट हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जस्टिस इंश्योर करने के लिए हम बीमारी के लिए नहीं रुक सकते, तो ऐसे में ऑनलाइन फैसिलिटी आज हमारे पास अवेलेबल है तो क्यों ना हम उसको एक्सप्लोर करें। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो ऑर्डर था कि भाई सुनवाई जो है केसेस की वो ऑनलाइन हो सकती है, वर्चुअली हो सकती है, तो ये ऑर्डर डिक्लेयर करना सुप्रीम कोर्ट की को पावर कहां से देता है भाई? आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कह रहा है कि भाई आप ऑथराइज्ड हो, आपके द्वारा जो भी ऑर्डर डिक्री या फिर जो भी आप कहते हैं ना कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ऑर्डर्स डिक्लेयर कर सकता है। तो वो चीज आ जाती है आपके आर्टिकल 142। तो उसके लिए कोरोना के टाइम पे जब कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट की मीटिंग्स प्रॉपर नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रही थी, तो उस टाइम पर वर्चुअल कोर्ट्स की रेलेवेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़ाई गई। ठीक है, आगे चलते चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड the HEMA committee after the Me Too movement in 2018. Second statement, HEMA committee was formed to study issues of sexual harassment and gender equality in Hindi cinema. बताओ भाई करेक्ट आंसर कौन सा है? पॉज कर लो, अपनी तरफ से आंसर रेडी कर लो। देखो हेमा कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ना, वो 2017 में एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस आया था मलयालम इंडस्ट्री में। तो पहली चीज तो
ये 2017 के बाद में कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है। तो मीटू मूवमेंट का इससे वैसे लिंक देखा जाए तो मीटू मूवमेंट भी सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड था कि किस तरीके से सिनेमा की शूटिंग के टाइम पे फीमेल जो आप कह सकते हो एक्टर होती हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर होता है। तो ये बात एक हद तक ठीक है, बट पॉइंट इज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, केरला गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ऐसे में ये गलत हो गया। दूसरा, हेमा कमेटी का मेन टारगेट ये था कि मलयालम सिनेमा जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, सेक्सुअल हरासमेंट का, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के जो इशू है उसको स्टडी करने का। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो आंसर इज डी। अब देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत ही ज्यादा वेट की जाने वाली एक्सपेक्टेड एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। जस्टिस के हेमा कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट जो थी वो गवर्नमेंट के पास में थी, बट एक आरटीआई लगती है, फिर उसके अंदर फिर उसको रिलीज किया गया। इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रॉपर स्टडी थी सेक्सुअल हरासमेंट को इनको लेकर के। तो अब हेमा कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, के हेमा कमेटी जो है ये बेसिकली 2017 में आप कह सकते हो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट्रेस पे असॉल्ट हुआ था, उसके बाद में स्टैब्लिश की हुई कमेटी है। और ये कमेटी किससे रिलेटेड है भाई, बता दिया मैंने आपको, मलयालम सिनेमा। इसका मतलब केरला में जो इंडस्ट्री चलती है ना, सिनेमा इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड ये कमेटी थी। अब सवाल ये आता है कि रिपोर्ट पब्लिश जो की है किस आधार पर, इतने साल क्यों रखा। देखो, 5 साल तक रख करके फिर आरटीआई लगी, आरटीआई के आधार पर फिर बाद में ये अल्टीमेटली पब्लिक में आनी शुरू हुई। ठीक है, अब आप देखो यहां पर 295 पेजेस का ये ड्राफ्ट था इस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 63 पेजेस तो रिमूव्ड है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं डेटा जो रिलीज किया है वो प्रॉपर नहीं दिया है ना। तो ये चीज यहां से क्लियर हो जाती है, तो ये ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मेजोरिटी ऑफ बन्नी ग्रासलैंड हैज बीन फाउंड टू बी सुटेबल फॉर रिस्टोरेशन। सेकंड, द रिस्टोरेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ बन्नी ग्रासलैंड can be possible mainly due to the availability of adequate water resource for irrigation and water harvesting। बताओ भाई कौन से स्टेटमेंट सही है, क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। देखो, इसमें सीधा सा पॉइंट है कि यहां पर पॉइंट क्या बोल रहा है कि बन्नी ग्रासलैंड के लिए अभी कुछ स्टडी पब्लिश हुई है जिसके आधार पर यह क्लियर हो रहा है कि इनका रिस्टोरेशन किया जा सकता है। अब वो रिस्टोरेशन किस आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनके लिए पानी की क्वांटिटी की कमी नहीं है, तो बस उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है, और सेकंड वाला फर्स्ट वाले को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कैसे बनी ग्रासेस को आप मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास में क्या इसका एविडेंस है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए चला जाता है, इसका सीधा आंसर। अब देखो इसमें क्या है पूरा मुद्दा। सबसे पहले तो जो गुजरात हमारा स्टेट है उसमें जो कच्छ वाला रीजन है ना, वहां पर आपको बन्नी ग्रासलैंड दिख जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें यह बताया गया है कि देखो, बन्नी ग्रासलैंड जहां जहां पर भी है उनको हम सस्टेनेबल मैनर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। फर्क इतना सही है कि वहां पर जो भी हमारे पास में फैसिलिटीज या फिर इकोसिस्टम है उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, तो उसके आधार पर आ जाता है। अब हम बन्नी ग्रास के बारे में जान लेते हैं। ये देखो, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको मेजरली मिल जाएंगी। ये ड्राई ग्रासलैंड है, मतलब बहुत कम बारिश में भी सरवाइव कर जाती है, बहुत कम पानी में भी सरवाइव कर जाती है। और रन ऑफ कच्छ आपको पता ही है कैसे एक एरिड रीजन है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर ये जो बन्नी ग्रासलैंड वाला एरिया है इसको बहुत हद तक प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो स्टडी में क्या बताया गया है भाई, अभी तक मोटा मोटा बात करें तो 937 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ना, या फिर ये कहो कि जितना बन्नी ग्रासलैंड एरिया है उसका 36% एरिया जो है वो हाईली सूटेबल है, किसी भी तरीके से आप उसको मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं। अगर उसकी बात और थोड़ा सा हम समझें तो इसके अलावा सूटेबल कंडीशन के अंदर 728 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। मॉडरेटली सूटेबल के कैटेगरी की बात करें तो वो आपको लगभग 714 स्क्वायर किलोमीटर, और मार्जिनली सूटेबल की बात करें तो 182 स्क्वायर किलोमीटर, और नॉट सूटेबल की मतलब वो केवल 61 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये हो गया, इस डेटा से क्या क्लियर हो रहा है कि बन्नी ग्रास इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए सुटेबिलिटी की अगर बात करें तो आपको अच्छा खासा परसेंटेज उस पर्टिकुलर एरिया का मिल जाएगा। केवल 2% ही तो नॉट सुटेबल बताया है, बाकी 98% तो मतलब क्या है, रिस्टोरेशन हो सकता है। इसके अलावा आगे देखी जाए तो
यहां पर बन्नी ग्रासलैंड की रिस्टोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट वाटर सोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है, जिसमें आप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वाटर मैनेज भी किया जा सकता है और इस इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट एकदम सही थे, और सेकंड वाला शो कर रहा है, लॉजिक दे रहा है कि किस तरीके से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑरेंगुटन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि आजकल आपको पता है कि एनवायरमेंट में स्पीसी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑरेंगुटन्स आर फाउंड ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा। Number two, orangutans are highly arboreal, spend more time on land rather than on tree. Third statement, the Sumatran orangutan is categorized as critically endangered by IUCN. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज कर लो अपनी तरफ से, आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ओरेंगुटन एक तरीके की एप की प्रजाति है, ये है ना। तो ये आपको जनरली बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड्स पर देखने को मिल जाएगी। ये दोनों आइलैंड्स है ना, ये आप देखोगे इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इनके बीच में है मेजरली, है ना। तो इनके ऊपर मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर क्रिएट हो रहा है। एक तो बोला जा रहा है ऑर्बोरियल, और दूसरा बोला जा रहा है कि जमीन पर रहता है। भाई ऑर्बोरियल का मतलब तो हो गया ना कि वो खुद पेड़ों पे रहते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो यहां पे एकदम गलत हो जाता है इस स्टेटमेंट को अगर थोड़ा सा लॉजिक से भी आप क्लियर करते हो तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, तो बी और सी तो आंसर बन ही नहीं सकता। फिर आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पे, सुमात्रन ओरंगटन जो है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ आईयूसीएन के द्वारा। देखो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 1 और 3 डी चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों भाई ओरंगटन को न्यूज में लाया गया है। वैसे तो आपको पता ना क्वेश्चन आया हुआ भी ओरंगटन के ऊपर, क्या था वो कि भी 4 स्पीसीज के नाम दे दिए, बोले इनमें से कौन सी स्पीसी है जो कि लकड़ी को एज ए टूल यूज करके, जो एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, उनके बिल में डाल करके चींटियों को, इंसेक्ट को उस पर लेकर के और फिर खाता है, एक टूल की तरह यूज करता है, तो वो ऑरेंगुटान ही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑरेंगटन्स की अगर बात करें तो हुआ क्या है अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट, कि मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई, उसमें क्या है कि भाई पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने में इंडोनेशिया मलेशिया आपको पता टॉप कंट्रीज में है। तो ऐसे में पामोलिन या पाम ऑयल की जो डिमांड है, जिन भी कंट्रीज में या जिन भी कंट्रीज के द्वारा, जिन भी कंपनीज के द्वारा फुलफिल की जा रही है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में, तो उन कंपनियों की और उन कंट्रीज की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जी आप पाम ऑयल के चक्कर में जो पाम के ट्री लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से औरंगटन के जो आप कह सकते हो हैबिटाट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे में औरंगटन को आप अडॉप्ट करो और उनको पालो और उनके रहने की व्यवस्था करो। तो ये एक तरीके का एक मैकेनिज्म जो था वो डेवलप करने की बात हुई, बट उसको अभी क्या है मलेशियन गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया है अपनी तरफ से। तो सबसे पहली चीज तो ये मिलते कहां है, तो यहां पर आप देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन से आगे की तरफ बढ़ोगे इधर, तो हमारा अंडमान एंड निकोबार आ जाता है इधर। ठीक है, तो ये तो है सुमात्रा इंडोनेशिया का, ये है बोर्नियो। बोर्नियो में आप देखोगे ये वाला रीजन तो आ गया मलेशिया का। ये बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है जिसको मैं वायलेट कलर से आपको शो करना चाहूंगा, यह आपका इंडोनेशिया हो गया। और फिर उसके अलावा यहां पर छोटा सा है ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, तो बेसिकली ये दो जो आइलैंड है ना, सुमात्रा और आपका ये बोर्नियो, यहां पर ओरंगटन की पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ओरंगटॉन्स क्या है बेसिकली, ये ग्रेट एप्स हैं जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मेजरली मिल जाएंगे। दोनों आइलैंड्स का नाम मैं ऑलरेडी मैप पे बता चुका हूं। दूसरा, ओरंगटन का मतलब क्या होता है भाई, मैन ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहने वाले आदमी है एक तरीके से, क्योंकि इनकी अपीयरेंस आप देखो कितनी सारी, एक आप देखते हो मूवीज में भी आता रहता है उस तरीके से। इसके अलावा हैबिटाट की बात करें तो ये आर्बोरियल है, दैट मींस ये ट्रीज पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय की जमीन पर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो देखो जी, इनकी बाहें, जो हाथ है ना ये तो होते हैं लंबे, पैर होते हैं छोटे, और बॉडी पर आपको रेडिश एंड ब्राउन हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझदारी बहुत ज्यादा होती है भाई इनमें। इसके अलावा बोर्नियो और सुमात्रा में ये मेजरली मिल ही जाते हैं, हमने बात कर ही ली। और इनका बिहेवियर और इनकी अपीयरेंस दोनों जगह पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि सुमात्रन ओरंगटन जो होते हैं ना, उनके फेस के ऊपर जो बाल होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, थोड़े ज्यादा
आप कह सकते हो लेंथ में ज्यादा होते हैं। थ्रेट क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैं लगातार, जैसे कि एक तो इनकी इलीगल हंटिंग पोचिंग जिसको हम बोलते हैं, और एक पाम ऑयल कल्टीवेशन के चक्कर में इनका हैबिटाट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। पेड़ जो ये कह सकते हैं हम कि ये मेजरली हमको मिलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया में, है ना, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में। बट वहां पर अगर इक्वेटोरियल ही बोलो, ट्रॉपिकल भी नहीं बोलेंगे, वहां पर फिर जंगलों की कटाई हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा इलीगल पेट ट्रेड के चक्कर में भी इनको पालने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब देखो, ये जो ऑरेंगटन्स हैं इनकी हम आईयूसीएन की स्टेटस की बात करें रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो देखो बोर्नियो में जो ऑरेंगटन है उनको तो देखो इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। जो सुमात्रा में है उनको, सुमात्रन ऑरेंगटन है, उनकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और एक और ऑरेंगटन है दैट इज तपनुली। तपनुली ऑरेंगटन की बात करें तो 2017 में उनके इंडिविजुअल्स की संख्या केवल 800 रह गई। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरा तो किस ऑरेंगटन का है? ये तपनुली ऑरेंगटन को है। बाकी इन दोनों की कैटेगरी हमने देख ली, बोर्नियो एंडेंजर्ड एंड सुमात्रन आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to National Payment Corporation of India (NPCI), consider the following statements. First, NPCI was founded by Reserve Bank of India and the Indian Bank Association under the provisions of the Payment and Settlement System Act of 2011. दूसरा, NPCI offers Bharat Bill Payment System, a one-stop bill payment system. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एनपीसीआई आरबीआई के द्वारा साथ मिलकर के इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये डेवलप किया गया, ये बात सही है। और इसको जो डेवलप किया गया तो वो किस एक्ट के आधार पर किया गया? ये द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है, 2011 नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है उसका जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि सिंगल प्लेटफॉर्म पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, अलग अलग कोई भी बिल आपका आया हुआ है तो आप पे कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका बी चला जाता है। अब देख लेते हैं क्यों ये न्यूज में रहा। देखो एनपीसीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो भीम है ना, उसमें बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं भीम के ऊपर, हम जाकर के जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पर जो भीम एप्लीकेशन है, तो क्यों ना उसको हम सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड कर लें और उसके तरीके से फिर सेपरेटली उनको ट्रीट भी किया जा पाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखें तो भीम एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे काम हो रहे हैं, बैंकिंग तो एक काम है ही, उसके अलावा हम बहुत सारी सर्विसेज भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इजीली टैकल किया जा पाए, ये बात जो है अनाउंस की है एनपीसीआई ने। अब एनपीसीआई की बात करें तो देखो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर के एनपीसीआई को डेवलप किया। और इसके प्रोविजन की बात करें तो ये आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर मिल जाएगा, जिसका मेन काम क्या है कि इंडिया में कैसे भी करके पेमेंट एंड सेटलमेंट्स को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा जाए उतना फायदा हो पाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो एनपीसीआई जो है वो कई प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनमें आईएमपीएस आप देखते हो बैंकिंग सिस्टम में काम आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप इंटीग्रेटेड बिल मैकेनिज्म की बात करते हो, एक जगह पर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल हमारे खुद के जनरेट हो जाते हैं, वहां पर हम इजीली पे कर पाते हैं। और एक है आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये क्या कर रहा है? ये सिंपल सा काम ये करता है कि आपको कोई भी क्रेडिट या डेबिट से रिलेटेड काम करना हो तो उसकी लेन देन बड़ी आसानी से हो पाती है। नहीं, पहले इतना आसानी से लोन भी नहीं मिलते थे। बट ये बात सही है कि आप टाइम पे ईएमआई नहीं देते हो तो फिर बाद में फिर आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम आती है फिर, है ना, चेक बाउंस होता है। तो सो द पॉइंट इज कि ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास में सर्विसेज है जो एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की हुई है, तो ध्यान रख लेना भाई इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? एसआरओ कौन सा है भाई इनमें से? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो भाई। देखो इसमें सीधा सा है कि इसका आंसर अगर पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो वो ऑर्गेनाइजेशन जो
खुद से रूल स्टैब्लिश कर सके, ऐसा नहीं कि वहां पर गवर्नमेंट से इनसे कुछ कंसल्टेशन लेने की जरूरत पड़े। तो ऐसे में आपके लिए एक इम्यूनिटी या फिर इस तरीके के काम करने की अप्रोच आपको एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई है, वही इस तरीके से काम करती हुई मिलेगी। अदरवाइज सेबी की बात कर लो, एडाई और आरबीआई, ये सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की एजेंसी के तौर पे काम करते हैं, है ना। अब देखते हैं क्या मामला है, क्यों इस तरीके से सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन पे हमने क्वेश्चन देखा। देखो इसका पीछे कारण यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, बोला अब उनको भी रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। कारण क्या है कि हमारे देश में अब छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक ओपन होती चली जा रही है। तो ऐसे में सारे कामों को आरबीआई रेगुलेट कर लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में सेल्फ रेगुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्यों ना हम उसको भी एक्सप्लोर करें, राइट। अब देखो इसके अंदर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वो होते हैं जो अपनी खुद की जो इंडस्ट्री है उसके लिए स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन खुद से डिसाइड करते हैं, है ना। और वो गाइडलाइंस भी इशू करते हैं और अपनी तरफ से रिपोर्ट्स भी देते हैं, और एक तरीके से कहीं पर भी अगर कंसर्निंग काम हो रहा है तो उसको हाईलाइट करके एक्शन में भी आते हैं फिर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर नाम से पता पड़ रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन पे रिलाय कर रहे हैं ये। और इसमें सबसे बेस्ट सुटेबल है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इंडिया में एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड खुद का अपना कोड ऑफ कंडक्ट, खुद का अपना गाइडलाइन, रूल, रेगुलेशन ये डिक्लेयर करते रहते हैं। वहीं पर सेबी, इरडाई और आरबीआई क्या है, ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, ना कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा एक और क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट क्या बोल रहा है, promote educational and economic interest of the weaker section. Number 2, equal pay for equal work. Number 3, uniform civil code. Number 4, separate judiciary from the executive. Number 5, establish international peace and security. Which which of the above are the liberal intellectual principles that are reflected in DPSP? बताओ भाई, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन, हरिजन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर और लेस कौन उठाता था भाई, किसके सिद्धांतों पर आधारित है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। इसलिए फर्स्ट वाला तो कहीं जाने का स्कोप ही नहीं बनता। अब अगर फर्स्ट वाला आपके क्लियर है ना, अब आपको कुछ दिमाग लगाने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर सीधा खुद ब खुद निकल जाएगा। दूसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सोशलिस्ट अप्रोच पे है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका थोड़ा बहुत भी क्लियर हो और नीचे ऑप्शन को देखते हुए चलोगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होगी। सवाल यह है कि क्यों ये क्वेश्चन बना। 78th इंडिपेंडेंस डे इसी अगस्त महीने में मनाया गया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट उसमें देखा जाए तो उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज सेक्युलर सिविल कोड। इसका मतलब ये कि धर्म कितने ही हैं हमारे, पर किसी एक धर्म को फेवर नहीं करना और किसी एक धर्म के अगेंस्ट में रूल नहीं बनाना। हमें सारे धर्मों को ध्यान रखते हुए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है इन टर्म्स ऑफ सिविल कोड, जिससे कि फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स के स्कोप खत्म हो जाए और भारत में जो नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो भाई वाला जो भाव है ना, ब्रदरहुडनेस वाला, वो चीज हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके। तो इस वजह से एक बार फिर से ये न्यूज में रहा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो सीधी बात है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अप्रोच दिखाता हुआ दिखाई देता है, जो कि देखो इंडिपेंडेंस से कई बार शाबानो केस में तो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि देखो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें जरूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 26 से 51 के बीच में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में प्रोविजन देखने को मिल जाएंगे।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोविजंस हैं ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। हाँ, ये बात सही है कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आए थे, वो आए थे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे लिए तो आंसर देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ही जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये काम क्या करते हैं, क्या इनका मेन प्रोविजन है, देखो नाम से पता पड़ रहा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब गवर्नमेंट या जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा कोई काम किया जाए तो इन सिद्धांतों को जरूर ध्यान में रखा जाए, जिससे कि हमारे फोर फादर्स क्या चाहते थे या फिर हम कैसा इंडिया चाहते हैं, उस आइडिया को ध्यान रखते हुए आप पॉलिसी बना सको। ठीक है, साथ ही साथ ये जो डीपीएसपीज होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब आप इनका वायलेशन अगर हो रहा है तो आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते, है ना। ये केवल एक गाइडेंस के तौर पे काम करते हैं। ये सरकार को क्या कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये सजेस्टिव है, ये पॉजिटिव है। वहीं पर अगर फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो वो नेगेटिव हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट ये करेगा या फिर ये नहीं करेगा, स्टेट इन लिमिट्स में काम करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स तो मोटी मोटी बात करें तो एक तरीके की लिमिट इंपोज करते हैं स्टेट के ऊपर, है ना। बट वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कह रहे हैं कि भाई आप ये काम करो, ये पॉजिटिव अप्रोच करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनको लीगली एनफोर्सिएबल नहीं कंसिडर करते हैं। रीजन भी कि भाई सीधी बात है, कानूनन तौर पे अगर इंप्लीमेंट करवाने का इनका प्रोविजन कर देते तो शुरू से ही कर देते, बट हमारे पास में रिसोर्स भी तो होने चाहिए ना। हम जो चाहते हैं उनको लागू करवाना अगर हम कानूनन तौर पे अगर एनफोर्सिएबल बना देंगे तो फिर चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि क्या रिसोर्सेज हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि अभी भी हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हमारे पास में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बचे हैं, तो उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पर टैकल करें वो एक चीज बनती है। वैसे देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखो कहीं पर भी कोई कैटेगरी में नहीं डिवाइड किया हुआ, सीधा आप उठा करके देखोगे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में प्रोविजंस मिल जाएंगे। बट अगर हम उन आर्टिकल्स को आइडियोलॉजी के हिसाब से डिवाइड करके स्टडी करें ना, तब आपको फील होगा कि कुछ आर्टिकल सोशलिस्ट अप्रोच के दिख रहे हैं, कुछ गांधीयन और बाकी लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवाद के आधार पर जो काम करने वाले हमारे आर्टिकल्स हैं उनकी बात करें तो उनमें आपका एक तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसका मतलब आप समाज में समानता लाने की बात कर रहे हो, और वो भी इकोनॉमिक समानता, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सामाजिक तौर पर एक अप्रोच दिखेगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक अप्रोच वाला डीपीएसपी दिखेगा। वहीं पर आप कमजोर तबके के लोगों की शिक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने के काम कर रहे हो तो वो चीजें आपके लिए आ जाएंगी गांधीयन प्रिंसिपल के आधार पर। और फिर बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लो, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में एक पावर सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और फिर बाद में आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लिबरल एस्पेक्ट के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 50 है जो पावर सेपरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल पीस स्टैब्लिश करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, यह आपका आर्टिकल 51 है। और फिर उसके बाद में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है जो कि आर्टिकल 44 आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आपके इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स हो गए या फिर डीपीएसपी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट हेफलिक लिमिट। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट ये बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कैंसर सेल कैन डिवाइड। नंबर 2, द लाइफ स्पैन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल डिवीजन इन नॉर्मल सोमेटिक सेल्स। नंबर 4, द लिमिट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। बताओ भाई क्या आंसर जाएगा, पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो। देखो इसका आंसर क्या है, सी है। देखो हमारी बॉडी में है ना, हमें पता है कि हमारी ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सेल डिवीजन पे, कोशिका के विभाजन पे। अब एक तो होती है रिप्रोडक्शन में काम आने वाली सेल्स, है ना, और एक होती है वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में काम नहीं आती, बट मोटी मोटी बात करें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव अप्रोच वाली सेल्स होती हैं जो कि अपने डिवीजन के आधार पर हमारी ग्रोथ को आगे लेके जाती हैं, उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि वो जो सोमेटिक सेल्स है ना, वो जब डिवाइड होती हैं तो उनकी भी एक लिमिट होती है कि 100 बार हो रही है, 150 बार हो रही है, 10 बार हो रही है, 15 बार डिवीजन हो रहा है। तो वो जो रेंज है ना जिसके बाद में सेल डिवीजन फिर बंद हो जाता है, या फिर कहो कि सेल बूढ़ी हो जाती है,
जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी बूढ़ी हो जाती है। तो उन सेल्स को हम सोमेटिक सेल बोलते हैं, और वो जो लिमिट है जिसमें मैक्सिमम टाइम सेल का डिवीजन हो सकता है, उसी को हेफलिक लिमिट बोल देते हैं। ध्यान रखें, यहां पर हम बात करें सोमेटिक सेल्स की, ना कि स्टेम सेल्स की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हेफलिक लिमिट के बारे में थोड़ा और। बेसिकली 1960 के समय में ये जो फिनोमेना है हेफलिक फिनोमेना, हेफलिक लिमिट, ये लियोनार्ड हेफलिक नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया कि देखो, हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होती हैं, जिनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, उनका एक फ्रीक्वेंसी, एक टाइम रहता है कि वो एक एक लाइफ में कितनी बार डिवाइड हो रही है। तो उनका मैक्सिमम आप देख सकते हो रेंज, ह्यूमन सेल्स के अंदर सोमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें 40 से 60 बार डिवीजन हो सकता है। उसके बाद में फिर वो एकदम एंड हो जाता है, और जब एंड हो जाता है, डिवीजन अब नहीं हो सकता, तब उस सेल की स्टेट को हम बोलते हैं सेनेसेंट सेल। दैट मींस सेल्स दैट नो लॉन्गर डिवाइड, आगे उनका डिवीजन नहीं हो सकेगा। अब आगे डिवीजन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं रुक रही है। इसका मतलब क्या हो गया, वो एजिंग कंडीशन आ गई, बुढ़ापा आ गया। तो कुल मिलाकर के ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, इनसे आइडिया लग सकता है कि नहीं किसकी उम्र कितनी होगी। अब आप देखो कि मोटी मोटी बात करें तो ह्यूमन की जो सोमेटिक सेल्स हैं, इनकी जब स्टडी की गई तो पता पड़ा कि जो आप कह सकते हो कि हमारी जो हेफलिक लिमिट है वो कितनी आ रही है, 60 से 40 से 60। तो इसके हिसाब से एक ह्यूमन की मैक्सिमम रेंज उम्र की जा सकती है 125 साल, 125 साल। ठीक है, इसी तरीके से हेफलिक लिमिट जो है वो अलग अलग स्पीसीज की अपनी अलग अलग होती है। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड है ना, साउथ अमेरिका के थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। ओके, तो वहां पर टर्टल जो मिलते हैं, गैलापागो टर्टल, वहां की अगर बात करें तो लगभग 110 टाइम उनका फ्रीक्वेंसी है। तो 110, और कहां हम 60 की बात कर रहे हैं, तब आप सोच सकते हो कि वो कितना सेंचुरीज तक भी आराम से जी सकते हैं। सिमिलरली अगर देखें तो एक जो लेबोरेटरी माइस होता है, चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेबोरेटरीज में, उनका केवल 15 डिवीजन तक ही अप्रोच है। इसका मतलब उनकी लाइफ हमारे से भी बहुत कम है। तो मोटी बात करें तो हेफलिक लिमिट शो क्या कर रहा है, वो शो ये कर रहा है कि भाई आपकी जो सोमेटिक सेल्स हैं उनका डिवीजन कितना हो सकता है, उसकी लिमिट होती है वो। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, ICJ is the principal judicial organ of the United Nations and it was established in 1955. Second, opinion provided by the court in advisory proceedings are essentially advisory and binding. भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज कर लेना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आईसीजे यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम यूएन की स्टडी करते हैं तो आईसीजे आता है, बट इसकी स्थापना 1955 में। और भाई प्रिंसिपल ऑर्गन है तो यूएन के साथ ही स्थापित हो गया होगा ना। यूएन ने जब काम करना शुरू कर दिया तो वो हुआ 1945 से, और 46 में काम करना शुरू कर दिया। तो आंसर तो यहां पर ये साल की वजह से गड़बड़ हो गया। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एडवाइजरी प्रोसीडिंग के तहत एडवाइजरी भी देता है और वो बाइंडिंग भी होता है। ओ भाई, ऐसी कौन सी एडवाइस है जो बाइंडिंग होती है? फिर तो ऑर्डर होता है, फिर तो डिक्री होती है। राइट, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ऐसे भी यहां पर ये गड़बड़ हो गया मामला। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका डी चला जाता है, नीदर वन एंड नोर टू। अब जान लेते हैं क्यों ये आया न्यूज में। देखो, होता क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी ओपिनियन रिलीज किया है, जिसमें यह कहा है कि देखो, बात ऐसी है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल लॉज बनाए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे या कड़े एडवाइजरी इशू करनी होगी, जिसके चलते अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉज को प्रॉपरली अबाइड नहीं करता है तो उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जा सके। ध्यान रखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मामला रहता है ना, वो सीधा स्टेट्स के लिए होता है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो पावर में सरकारें हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए होता है ये काम। तो यहां पर सीधी सीधी बात क्या निकल के आ रही है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट इन एक्शन, ये अपने आप में एक नया जो पॉइंट है, या इस पॉइंट को कहीं ना कहीं सीरियसनेस अब मिलेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आईसीजे के बारे में। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये यूएन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये 1945 में स्थापित हुआ था, 1946 में इसने अपना काम शुरू कर दिया। वहीं पर एक और कोर्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी।
ये आईसीजे की बात की थी क्वेश्चन में, आईसीसी भी है। ये क्या है? एक और परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जो कि रोम स्टैच्यूट, रोम में सिग्नेचर हुए थे कंट्रीज के द्वारा, उसके आधार पर स्थापित बॉडी है। ये यूएन से इतना कोई कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन तो आईसीजे है, आईसीसी एक सेपरेट एंटिटी है। अब आईसीजे क्या करता है भाई? कोई भी इंडिविजुअल या कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई ऐसा क्राइम कर दिया गया जिसके चलते जेनोसाइड का इशू आ रहा है, लोगों को देश निकाला दिया जा रहा है, ऐसे में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वॉर क्राइम चल रहा है किसी के खिलाफ, तो उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ में कार्रवाई करनी हो तो आपके पास में आईसीसी का ऑप्शन रहता है। वहीं दूसरी, जैसे अभी देखा जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को आईसीसी में चैलेंज किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो वहां पर वो इंडिविजुअल को टारगेट किया कि वॉर क्राइम है भाई, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। तो एक आप कंटेक्स्ट समझिए। अब देखो, यूनाइटेड नेशन चार्टर में हम आर्टिकल 33 उठा करके देखेंगे तो वहां पर ऐसा है कि जिन भी दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उस डिस्प्यूट को ले जाया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां पर जो भी वहां पर वर्डिक्ट आए उन चीजों को फिर मानो। वैसे देखा जाए तो अब पाकिस्तान के ऊपर चल ही रहा है, आपको पता है कुलभूषण जाधव वाला जो केस है हमारा, है ना। पर पाकिस्तान कहां मानता है इतना, फिर भी बहुत हद तक माननी पड़ती है क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं बहुत सारे। वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट की बात कर रहा है, और आईसीसी की बात करें तो ये इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसकी दो ज्यूरिसडिक्शन अप्रोच होती है। एक तो होती है कि दो स्टेट्स के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट है, तो केस चल रहा है भाई, दोनों की सुनवाई होगी, फिर उसके बाद में वर्डिक्ट आएगा। वहीं एक और होता है एडवाइजरी ओपिनियन। ध्यान रखें कि एडवाइजरी हर किसी को नहीं देता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एडवाइजरी इशू की जाती है तब जब या तो यूनाइटेड नेशन की बची हुई जो आईसीजे के अलावा जो 5 ऑर्गन्स बच गए उनके द्वारा कोई मुद्दा रेफर किया गया हो, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करने वाली 16 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनका कोई केस है, उन पे एडवाइजरी मांगी गई हो। कहने का मतलब यूएन के द्वारा, यूएन एंटिटीज के द्वारा अगर कोई एडवाइजरी मांगी जा रही है, कोई सलाह मांगी जा रही है, तो ही आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन देता है, अदरवाइज नहीं देगा। कोई स्टेट बोलेगी हमें एडवाइजरी दे दो, नहीं, ऐसा नहीं है वहां पे। इसके अलावा ध्यान रखना कि एडवाइजरी प्रोसीडिंग का मतलब एडवाइजरी ही अप्रोच रहेगा, सलाई होती है, वो बाइंडिंग नहीं है। ये तो एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग हो ही गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ईबीपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड to meet 15% ethanol blending target by 2050, 2025, 26. The period 2019-23, the period of 2019-23, the average ethanol production was more from sugarcane based distilleries than grain based distilleries. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो भाई। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 15% ब्लेंडिंग की बात की गई। टारगेट ये था कि 2025-26 तक 1 लीटर पेट्रोल कहीं पे काम आता है तो उसमें 15% तक एथेनॉल यूज किया जाएगा। क्या 15% है वो? नहीं, वो 20% है। E20 प्रोग्राम जिसको बोला गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2019 से 23 का जो 4 साल का, ये 5 साल का पीरियड है, इसमें यह था कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन हुआ उसमें शुगर केन से जो मोलासिस निकले उनसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, बजाय कि ग्रेन बेस्ड, मतलब आप अनाज से जो एथेनॉल निकालते थे उसके कंपैरिजन में ज्यादा शुगर केन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन देखा गया ज्यादा 2019-23 में। तो ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इसका आंसर क्या चला जाता है भाई? बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया था। चलिए अब देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। देखो, हमारे यहां पर हम फ्यूल की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो पेट्रोल के साथ में अगर हम एथेनॉल, है ना, डीजल के साथ में बायोडीजल ऐड कर दें तो इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो क्लाइमेट चेंज में एक पुश लगता है, कहीं ना कहीं एमिशन होता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी प्रायोरिटी में हमेशा से रही है। ठीक है, तो आप देखो कि जैसे मान लो यहां से शुगर केन है, शुगर केन को आप क्रश करोगे, फिर उसको फर्मेंट करके उसमें से मोलासिस जो निकलेगा उसको प्रोसेस करोगे, प्योरिफिकेशन होगा, और उसमें से आपका निकलेगा एथेनॉल। एथेनॉल को आप पेट्रोल के साथ मिक्स कर दो और फिर उसको फिलिंग स्टेशन तक पहुंचा दो और गाड़ियों के अंदर डाल के यूज करो। तो इस तरीके से जहां पर पेट्रोल 100% हम रिलाय कर रहे हैं इंपोर्ट पे, वहां पर हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस
कर पाएंगे। बट अभी क्या कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि देखो अभी रिसेंट टाइम में अप्रैल जून का जो महीना हमारा इस साल का गया है, इसमें क्या किया गया है कि मक्के का जो इंपोर्ट है वो हमने ज्यादा किया है। खाने के लिए नहीं, वो इसलिए कि शुगर केन से जो हम मोलासिस बनाते हैं, जो जूस बनाते हैं, जिससे फिर एथेनॉल बना करके हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। तो शुगर केन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शुगर केन को हम वाटर गजलिंग क्रॉप बोलते हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप बोलते हैं कि पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा ग्रेन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मेज एक अपने आप में प्रॉमिसिंग अप्रोच देता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन में अब मेज की जो एक इनपुट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इनपुट हमने बढ़ाया तो इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। इसकी शुरुआत देख लो जनवरी 2003 में ही हो गई थी। काम क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल और साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली फ्यूल हमें डेवलप करना है। इसमें हम शुगर केन की बात करें तो जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मोलासिस टाइप बी, ए, बी, सी ये कैटेगरी होती है एज पर द इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन। तो उसके हिसाब से फिर आप उसमें से एथेनॉल निकाल सकते हो। सिमिलरली ग्रेन्स को भी प्रोसेस करके कॉर्न, राइस और बार्ली, इनमें से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एथेनॉल फिर उसका यूज किया जा सकता है। तो करंट एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट की बात करें कि कितना मिक्स हम करने की लेकर चल रहे हैं टारगेट, तो वो प्रोग्राम है आपका E20। इसका मतलब 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं 2025-26 तक। ठीक है, ना कि 15% जो कि क्वेश्चन में था। और आगे मैंने बताई दिया आपको कि किस तरीके से हमने ग्रेन इंपोर्ट किया। शुगर केन के ऊपर डिपेंडेंट अभी हम बहुत ज्यादा हैं, बट आपको पता है शुगर केन बहुत ज्यादा पानी खाता है। ठीक है, और पानी की आपको पता मारामारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू वाटर स्पाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे अकर व्हेन देयर आर हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिवली वार्म वाटर टेम्परेचर कंपेयर टू द ओवरलाइंग एयर। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वाटर स्पाउट आर टिपिकली स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू टॉर्नेडोज। भाई बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वाटर स्पाउट जनरली तब होता है जब हवा में ह्यूमिडिटी होती है ना, नमी अच्छी खासी हो। दूसरा, जिस वाटर सरफेस पे वाटर स्पाउट बन रहा है वहां की कंडीशन ये होगी कि हवा का जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, वो आपको थोड़ा कम मिलेगा एज कंपेयर टू वाटर सरफेस टेम्परेचर। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको वाटर स्पाउट देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वाटर स्पाउट की अप्रोच या बनने का जो काम है या दिखने का जो काम है वो टॉर्नेडो जैसा होता है, बट उससे साइज उसकी कम होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा, तो आंसर सी। देखो वाटर स्पाउट क्या होता है, यहां पर देखो, ये मेडिटेरेनियन सी की सरफेस मान लो। इस टाइम पे आपको पता है मेडिटेरेनियन सी में भी गर्मियों का सीजन चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर वाटर टेम्परेचर हवा के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ और वहां पर हवा में ह्यूमिडिटी कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से एक नाली सी बन गई, पूरी की पूरी कॉन्ड्यूइट क्रिएट हो गई। इसी को बोल देते हैं वाटर स्पाउट। अगर इसकी साइज बढ़ जाए, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो उसी को बोल देते हैं टॉर्नेडो। और वाटर बॉडीज में ही ये चीजें डेवलप होती हैं, इस तरीके के फिनोमेना। तो अभी क्या हुआ है, अभी देखो इटली का ये सिसिली आइलैंड है ना, यहां के पास में एक याच, ओके, इस तरीके से एक बोट लेकर के कुछ लोग निकलते हैं, बट एक्चुअल में वहां पर आ जाता है इस तरीके की इंटेंसिटी बढ़ जाती है हवा की, और उसकी वजह से वाटर स्पाउट, और उसकी वजह से वो डूब जाता है। तो वायलेंट स्टॉर्म की वजह से ये सिसिली इटली की कोस्ट से दूरी पर एक याच के डूब जाने की वजह से ह्यूमन कैजुअलिटी देखी गई, कुछ लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वाटर स्पाउट जो है वो क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे जो कारण बताया गया है कि वाटर स्पाउट की चपेट में ही आ गया था। ठीक है जी, अब हम जानते हैं क्या है पूरा माजरा, या फिर क्या इसका ज्योग्राफिकल या फिर क्लाइमेटिक अप्रोच की बात हम जैसे करें। सबसे पहली चीज, वाटर स्पाउट क्या है, एक लार्ज कॉलम ऑफ एयर है जिसमें मिस्ट रोटेट करता है, जैसे कि हमने यहां पर इस इमेज में देख लिया। लंबी एक पूरा कॉलम खड़ा है और उसमें हाई ह्यूमिडिटी वाली हवा है वो सर्कुलेट कर रही है। इसके अलावा ये टॉर्नेडो की इक्वलेंटी कंसिडर है, बस थोड़ा सा कमजोर होता है, साइज में थोड़ा कम होता है। बनता ये केवल 10 मिनट के लिए है, पर चपेट में जो आता है फिर उसको छोड़ता नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ये काम की हो गई, और वाटर टेम्परेचर आपको एयर के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। एयर थोड़ी ठंडी और पानी थोड़ा गर्म, तो ऐसी कंडीशन में फिर वहां पर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। इसमें से एकदम साइंटिफिकली भी सोच सकते हैं आप।
देखिए, अगर पानी की टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब वहां पर लगातार इवेपोरेशन कंटिन्यू रहेगा, बट ऊपर हवा जो है वो ठंडी है, तो इवेपोरेटेड हवा है वो जल्दी से कंडेंसेट होकर के और वहीं पर आप कह सकते हो वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट कर देगी, और वो ऊपर उठने की टेंडेंसी लगातार बनी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो जाता है, इस तरीके की कॉन्ड्यूइट दिखती है हमें दूर से। समझ गए? इसके अलावा वाटर स्पाउट की बात करें तो इसकी हाइट 165 फीट मतलब 50 मीटर तक जा सकती है, और डायामीटर 100 किलोमीटर, डायमीटर जो है डायमीटर 150 फीट या 500 मीटर तक हो सकता है, और इसकी विंड स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। राइट? इसके अलावा वहीं पर टॉर्नेडो की बात करें तो उसकी साइज का तो पूछना ही क्या है। अब आप देख लो टॉर्नेडो का डायमीटर कितना है, 50 से 1000 मीटर तक जा सकता है। टॉर्नेडो इससे ज्यादा इंटेंसिटी का, ज्यादा साइज का होता है। ठीक है, टॉर्नेडो है सिंगल होता है तब देखो साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती, बट दो तीन टॉर्नेडो, दो तीन फ्लो होने वाले इस तरीके के स्पाउट्स मिक्स हो जाते हैं तो फिर साइज भी उनकी एक्सपेंड हो जाती है, उनका डायमीटर भी बढ़ जाता है। ऐसा जनरली कहां पर देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल वाटर्स में। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम पर क्या कंडीशन चल रही है आप खुद सोचिए कि गर्मी है, सन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और ये घटना है वो मेडिटेरेनियन सी की है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ जीडीपी हैज बीन अचीव्ड ओनली वंस सिंस 2004। दूसरा स्टेटमेंट, from 2026-27 the fiscal deficit target has been set at 5% of GDP by amending FRBM Act of 2004. Then comes the third one, India's debt to GDP ratio has steadily increased for the last 5 years. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो, इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। एफआरबीएम एक्ट जब से आया है तब से सिर्फ एक बार ही उसके टारगेट्स को प्रॉपर्ली अचीव करना पॉसिबल हो पाया है, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें। बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल गलत है, कारण कि 2026-27 के टाइम में जो अभी टारगेट लिया हुआ है वो फ्लेक्सिबल है, ना कि फिक्स टारगेट लिया हुआ है। तो फिक्स नहीं है तो 5% कैसे लिख सकते हो गई गड़बड़ बात। और फिर बात करें डेट टू जीडीपी रेशियो की, तो ये पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ने की बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आंसर आपका ए चला जाता है इसका। अब देखो क्या है पूरा मामला, पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो इंडिया का जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको हम प्रॉपर्ली रेगुलेट कर रहे हैं एफआरबीएम एक्ट के तहत, और उसमें हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि डेफिसिट जो भी है, डेफिसिट का मतलब जो हम घाटे में जाते हैं कि आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, खर्चा ज्यादा हो रहा है ना, तो अब प्रोग्रेसिव कंट्री रहता है तो देखो कर्जा रहता है, हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर्जे को हम कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि प्लान कुछ ऐसा है कि हम कुछ इस तरीके से डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे जिससे कि हम बोरोइंग कम करें। भाई सीधी बात है, इनकम बढ़ेगी तो आपका घाटा बढ़ेगा, घाटा घाटा कम होगा, घाटा कम होगा तो आप उधार कम करोगे। तो कुल मिलाकर के टारगेट ये है कि कैसे भी करके उधार हम कम लें, उसको टारगेट करते हुए हमारे डेफिसिट को, हमारे जो घाटे हैं उनको हम टैकल करें। ये अभी प्लान लेकर के चला जा रहा है पिछले 2 दशकों के अंदर, और ये टारगेट जो है वो मोर और लेस एफआरबीएम एक्ट के आधार पर स्थापित किए गए थे, जिनमें क्या क्या बातें हम देख सकते हैं वो देखो। अभी वैसे 2003 में टारगेट लिए गए थे, बट आपको पता है कि एक तो आपको पता है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे एफआरबीएम एक्ट के अंदर, फिर उसके बाद में कोरोना आउटब्रेक हो गया, तो इसके चलते एफआरबीएम एक्ट का टारगेट सिर्फ साल हमारे जब से आउट मतलब ये स्टार्ट हुआ ना 2004 से, तब से सिर्फ एक बार ही इसका जो डिसाइडेड टारगेट है वो अचीव हो पाया है, अदरवाइज हमने मिस किया है। बट फिर भी हम टारगेट लेकर के चलते हैं तो चांसेस बनते हैं कि हाँ जी समय के साथ में हम चीजों को अचीव कर लेंगे। तो अब यहां पर आप देखो इस एक्ट के अंदर ये टारगेट लिया हुआ है कि हम कैसे भी करके फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी पर ला देंगे मार्च 2023 तक। ठीक है, ये टारगेट हमने लिया हुआ था कि मार्च 2023 तक हम जीडीपी के 3% तक फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल इनकम और टोटल खर्चा, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों इंक्लूड कर दो, उसका बैलेंस निकालो, हम माइनस में चल रहे हैं तो उसको हम रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि 2004 से अभी तक एक बार अचीव हुआ है। इसके अलावा हमारा जो डेट टू जीडीपी बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जीडीपी का 40% है,
2024-25 की बात करें अभी करंटली अगर मोटी मोटी बात की जाए तो। इसके अलावा 2026-27 के लिए जो टारगेट लिया हुआ है कि वह हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे, तो वो कोई 5% 3% तक लाने की बात नहीं है। उसमें ये कोशिश है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड को हमें अचीव करना है, और उसमें फोकस यही रखा जाएगा कि जो कर्जा है सरकार पर वो कम हो। दैट मीन्स उधार जो लिया जाता है घाटे को पूरा करने के लिए, उसको टैकल करना चाह रहे हैं। डेफिसिट मतलब घाटा, डेट मतलब कर्जा, घाटे को पूरा करने के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पिछले 5 सालों के अंदर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है हमारा, या डेट टू जीडीपी बढ़ा है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोलियो। Polio virus are enteroviruses that are transmitted primarily by the fecal oral route. Second, vaccine derived polio virus can originate from the strain used in the oral polio vaccine. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पोलियो वायरस वो होता है जो, पोलियो वायरस जो है वो एंटेरोवायरस होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का फीकल या जो भी एक्सक्रीटा है उसका इंफेक्शन अगर किसी के माउथ के थ्रू इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर हो जाए तो पोलियो फैलता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक तरीके से ये एंटेरोवायरस है, माना जाता है। ठीक है। दूसरा, वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस जो है वो ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, उससे भी फैल सकता है, उससे भी फैलता है। ये बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी चला जाता है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अब हम समझते हैं क्यों ये न्यूज में आया। हुआ क्या है, मेघालय में 2 साल के एक बच्चे को, जो कि वहां पर एक लोकल एरिया है टिकरी किला, वहां पर 2 साल के बच्चे को वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो हो गया। इसका मतलब कि उसको ट्रीटमेंट तो दिया गया था पोलियो के लिए कि भाई पोलियो के अटेन्यूएटेड मतलब कमजोर वायरस का ड्रॉप दे दिया जाएगा तो बॉडी रेडी हो जाएगी आगे अगर पोलियो का इंफेक्शन आता है तो। बट एक्चुअल में उस वैक्सीन की वजह से बच्चे को वहां पर पोलियो हो गया। ये बहुत रेयर केस में होता है बट देखा गया है। अच्छा, आप पोलियो के बारे में समझे। ये देखो इन्वेड करता है ना बॉडी में, तो नर्व सिस्टम को अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को, हमारा जो ब्रेन वाला मैकेनिज्म है सारा। फिर उससे क्या होता है, बाकी जो एरिया है, अब नर्वस सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो बॉडी में डेवलपमेंट कम होगा, इसकी वजह से मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं और पैरालिसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है। आप एक तरीके से देख सकते हो कि लकवा मार जाता है शरीर को, है ना। इसके अलावा इसमें इसका ज्यादा टारगेट किस पे रहता है, 5 या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 5 साल या उससे कम उम्र के उनके। और ज्यादा प्रॉब्लम तो उनको होती है जिनकी बॉडी में अगर कमजोरी है, इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है, तो उनको ज्यादा अटैक करता है पोलियो वायरस। ठीक है। पोलियो वायरस कैसे एंटर होता है वो मैंने बता दिया कि किसी के फिकल एक्सक्रीटा से दूसरे के इंफेक्शन पहुंच रहा है, क्योंकि उसका इंफेक्शन जो है वो किसी के माउथ के थ्रू एंटर हो गया। अब यहां पर जो एंटरोवायरस जो होता है ना, ये एंटर करके इफेक्ट कहां डालता है, या तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब पेट में जाकर के इंफेक्शन करेगा, या फिर नर्व सिस्टम पर अटैक करेगा। ठीक है। पोलियो के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में टाइप 2 और टाइप 3 तो देखो इंडिया में इरेडिकेटेड कंसीडर हो चुके हैं, पर टाइप 1 है ना, वो अभी तक भी है हमारे यहां पर, वो खत्म नहीं हो रहा। वहीं पर वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, सीधी बात है कि बहुत कमजोर वैक्सीन, वायरस का वैक्सीन बना करके और फिर बच्चों को या इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। बट होता क्या है कि अगर वो किसी को वैक्सीन दे दिया तो बहुत रेयर केसेस ऐसे निकल के आ जाते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा वीक वायरस है ना, वो फाइट बैक कर जाते हैं। और अगर जिस इंडिविजुअल को वहां पर वो वैक्सीन दिया गया था वो अगर कमजोर है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फिर वो वायरस। और इसी वजह से क्या है कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना, जो 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है, उससे फिर बाद में जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें एक बार फिर से बीमारी आ जाती है, बजाय कि बीमारी को दूर करने की वो वैक्सीन बीमारी का कारण बन जाता है। ठीक है। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या कह रहा है, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर from the date on which he enters upon his office. Second, the governor always exercise his function on aid and advice of the council of minister headed by chief minister. भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज कर लेना, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक बार गवर्नर एंटर होते हैं तो जिस दिन एंटर होते हैं अपने ऑफिस में उससे 5 साल तक के लिए काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बट दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि गवर्नर को जब कभी भी काम करना होता है तो वो हमेशा चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करते हैं। देखो ऑलवेज वर्ड बोल दिया, एक्सट्रीम चला गया, ये गलत है।
कारण कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है जहां पर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का यूज करते हैं, हमेशा एड एंड एडवाइस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो हंग असेंबली आ गई, इसका मतलब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर मेजोरिटी नहीं मिल रही है चुनाव के बाद में, तो चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, उससे रिलेटेड डिसीजन फिर गवर्नर अपने हिसाब से लेते हैं। वहां पर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो फर्स्ट इसका आंसर आपका एकदम करेक्ट चला जाता है। अब देखो गवर्नर के बारे में हम प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 156 में गवर्नर के ऑफिस की टर्म्स की बात की हुई है। पहली बात तो ये कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे। रीजन बीइंग गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो आते हैं। दूसरी बात करें, गवर्नर अगर रिजाइन करना चाहें तो उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना लेटर रिजाइन का जो होगा उसको एड्रेस किसको करना है, वो प्रेसिडेंट को करना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने ही उनको अपॉइंट किया है। इसके अलावा एक बार गवर्नर अपने ऑफिस में एंटर होते हैं तो एकदम इजी सर्कमस्टांसेस रहती है, तो देखो 5 साल तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज मैंने दोनों चीजें आपको बताई, रिजाइन भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट हटा भी सकते हैं उनको, ठीक है। दूसरी आर्टिकल 163 क्या कहता है कि देखो गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय चीफ मिनिस्टर, उसकी एड एंड एडवाइस के आधार पर काम करेंगे, छोड़ करके कुछ सर्कमस्टांसेस को जहां पर उनको डिस्क्रिशन यूज करनी होती है। इसका मतलब वो अपनी मन में आए वो एक्शन भी ले सकते हैं, अपनी समझ से भी ले सकते हैं ना, तो वो सिचुएशन हो सकती है। तो क्या ऑलवेज वर्ड यहां पर जस्टिफाई हो रहा है? नहीं ना, बस वही पॉइंट था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू जीनोम एडिटिंग टेक्निक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन Cas9, ठीक है, is a DNA targeting component of the system that is engineered to attach to certain DNA base via complementary base pairing. Second statement, clustered regulatory interspace short palindromic repeat CRISPR is the nucleus component that cuts the DNA. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, मैंने सोचा एक बार रिकॉल करते हैं, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। देखो ये एक्सचेंज किया हुआ है, Cas9 है ना, इसका तो काम है डीएनए को कट करना, और क्रिस्पर है ना, इसका काम है कि जहां से डीएनए को कट किया जा रहा है वहां पर जो आप कट करने के बाद में जो नया डीएनए का पोर्शन ऐड कर रहे हो ना, वो पेस्ट करने का काम है। तो एक्सचेंज कर दोगे ऑप्शंस को तब तो बात बन जाएगी, अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका डी चला जाता है। अब देखो क्यों ये न्यूज में आया है, अभी क्या है कि एक नई टेक्निक डेवलप हुई है प्लांट्स के में जीनोम एडिटिंग को लेकर के, पेड़ पौधों के अंदर, और उस टेक्निक को नाम क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देख लेना, ISDRA2 TNPB। ओके, ये बेसिकली क्यों किया गया है, आपको पता ना क्रिस्पर कैस के अंदर जो Cas9, क्रिस्पर Cas12 के अंदर Cas12, ये क्या है, कैंची का काम करता है, सीजर्स का काम करता है, काटने का, कि कहीं पर भी अगर डीएनए में इंफेक्शन हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए काटो और फिर रिपेयर करने के लिए क्रिस्पर काम करेगा। बट यहां पर Cas9 और Cas12 की जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो ऐसे में जो Cas9 और Cas12 वाला जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस रहा ना, उसी का एक स्टार्टिंग स्टेज जो है वो डिटेक्ट होया हुआ है, जिसको बोलते हैं TNPB। ये TNPB है ना, ये Cas9 और Cas12 का एंसेस्टर है, मतलब इससे पहले डेवलप हो गया, और ये कम साइज का है, इतनी कम साइज की इसमें 350 से 500 एमिनो एसिड से होता है, और इसका यूज करके और भी इफेक्टिवली एक्यूरेटली बहुत माइक्रो स्केल के ऊपर, माइन्यूट नैनो स्केल के ऊपर एडिटिंग की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी रिसर्च है, वो अभी देखने को मिली है। अब क्रिस्पर कैस की बात जो है वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता ही दिया कि किस तरीके से इसकी एडिटिंग की जा सकती है, मतलब क्रिस्पर जो है वो तो कहीं ना कहीं रिपेयरिंग का काम करेगा, कैस जो है वो कटिंग का काम करेगा, राइट। इसके अलावा इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए 2020 में केमिस्ट्री का अवार्ड, नोबेल अवार्ड है, वो भी दिया गया था इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना, ठीक है, इनको यह अवार्ड दिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to census, consider the following statements. Census 2011 was 7th national census of the country after independence. Number 2, no entry in census books shall be admissible as evidence in any civil proceeding. 3, the population census is concurrent list subject under Article 246 of Indian Constitution. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। भाई इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। हमारी आजादी के बाद में 7वीं सेंसस जो है वो 2011 में हुई थी, और अब क्या है कि सितंबर महीने में, अगले महीने में चांसेस ये है कि अभी 2021 की सेंसस जो ड्यू है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट।
सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि सेंसस के तहत जो भी डॉक्यूमेंट रेडी किए जाते हैं उनको एविडेंस के तौर पर कभी भी किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। बट थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि आर्टिकल 246 में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हुआ है। नहीं, आर्टिकल 246 में जो लिस्ट नंबर 1 है, फर्स्ट लिस्ट है, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसके अंदर है आपकी सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे में तीसरा स्टेटमेंट गलत। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, दैट मींस आंसर इज बी। क्यों कंटेक्स्ट है समझ में आ गया होगा। हमारे सेंसस होने वाली है भाई, कितनी मोस्ट अवेटेड हम कह सकते हैं इस चीज को अपने आप में। तो वो चीज अब सितंबर 2024 अगले महीने से स्टार्ट होने के चांसेस है। सेंसस की अगर बात करें तो ये देखो आइडिया देता है कि भाई एक्चुअल में हमारे कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स का कितना बेनिफिट पहुंचा है, कहां हम स्टैंड करते हैं, कितना हमारी रिक्वायरमेंट है, कितना हम स्टैंड कर रहे हैं, या कितनी कमियां हैं, उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। 2011 का सेंसस, ओवरऑल सेंसस की अगर बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी सेंसस, जो उसके हिसाब से तो 15वीं सेंसस थी, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद 7वीं। वहीं पर सेंसस के 2 फेज होते हैं, एक तो हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस, और दूसरी होती है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, घर, फिर घर के अंदर। अब इसमें क्या होता है सेंसस का प्रोसेस, क्वेश्चन एंड फॉर्म, भाई सीधी बात है, घर वालों से पूछा जाता है कितने आदमी हो, कौन हो, क्या करते हो, कहां कहां पर हो, बता दो पूरी पॉपुलेशन, और उसके अलावा उनसे फॉर्म फिल भी कराया जाता है कि भाई अपनी तरफ से डिटेल आप शेयर कर दो। दूसरा, सेंसस एक्ट 1948 में सेक्शन 15 ये कहता है कि सेंसस के तहत जो भी बुक, रजिस्टर या रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है उसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इंस्पेक्ट कर सके, है ना। इसका मतलब कि सेंसस ऑफिसर जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं कह सकता दिखा तूने क्या किया है, देखें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा सेंसस के तहत जो भी रिकॉर्ड इकट्ठे किए जा रहे हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 की बजाय, अब तो खैर हमारे पास भारतीय साक्ष्य आ गया कानून, उसकी बजाय बाकी जितने भी केसेस है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, वहां पर आप सेंसस के डेटा को एक एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करोगे। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर आ जाए तो बात अलग है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डेटा तो कलेक्ट किया जाएगा घर घर जाकर के, पर वो डेटा भेजा जाएगा, ओवरऑल 15 सिटीज है डेडिकेटेड, उन 15 सिटीज में फिर डेटा का कंपाइलेशन होगा, उस डेटा के आधार पर फिर फाइनल हमारे पास में सेंसस आ जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का भी यूज हो रहा है, 2001 की सेंसस से हमने ये यूज कर लिया था। इससे क्या है, कॉपी पेस्ट ना हो, कुछ मिसमैच ना हो, तो उसको ठीक करना, ये ग्लोबली बहुत ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। इसके अलावा स्कैनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, इसमें क्या होता है भाई, सीधी बात है, डेटा को आप इकट्ठा करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और ये मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 246 के तहत जो 7th शेड्यूल है ना, उसी के अंडर में यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट का। अच्छा, फिर वहां पर एंट्री की बात करें तो सीरियल नंबर 69 जो है वो 7th शेड्यूल के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर पॉपुलेशन सेंसस के प्रोविजन की बात की हुई है। ठीक है, आगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स। Landslides are primarily caused by heavy rainfall, earthquakes, and volcanic activity. Second, deforestation and human activities contribute significantly to the occurrence of landslides. Third, landslides are confined only to hilly and mountainous region. भाई बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन से, पॉज कर लो, तैयार करो अपना आंसर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम जेन्युइन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि लैंडस्लाइड ज्यादातर कब होने को देखने को मिलता है, जब कभी बरसात बहुत ज्यादा हो, कहीं भी अर्थक्वेक आ गया हो, और कहीं पर वोल्केनिक एक्टिविटी जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाए, तो ये कई कारण हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम जनरल है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, पहाड़ी एरिया में या कहीं पर भी अगर लैंडस्लाइड देखने को मिलता है तो वहां पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऐसे में अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो वहां पर जमीन पर पकड़ है वो कमजोर पड़ जाती है और वो लैंडस्लाइड के चक्कर में आ जाती है। तो ये बात भी सही है। पर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि केवल पहाड़ी एरिया में ही लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, क्या ये बात सही है? केवल पहाड़ी एरिया में? भाई कोस्टल एरिया में भी तो देखा जा सकता है, नदी का फ्लो है, मैदान बना हुआ है पर ढलान है वहां पर, तो प्लेन एरिया में भी देखने को मिल सकता है, वो डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से ये आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर 1 और 2 इज राइट। ठीक है, 1 और 2 आपका ए आंसर चला गया सीधा सीधा। अब हुआ क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अभी लैंडस्लाइड का देखो दौर चल रहा है हमारे देश में, तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उसकी एक साइट है
तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि सिक्किम के गंगटोक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो वहां पर एकदम से ये लैंडस्लाइड का इवेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से 6 घर जो थे वो डैमेज हो गए बहुत बुरे तरीके से। आप ये इमेज में भी अच्छे से देख सकते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन आ गया। अब हम समझ लेते हैं लैंडस्लाइड का मतलब क्या है। नाम से पता पड़ा लैंडस्लाइड, इसका मतलब कुछ चीज फिसल के जा रही है। वो क्या है? वो हो सकती है मास ऑफ रॉक, डेब्रिस, अर्थ, या फिर कोई भी मडी कंडीशन में होने वाली सिचुएशन अर्थ की, वो फ्लो कर जाती है, स्लाइड डाउन कर जाती है। ये एक तरीके का मास वेस्टिंग का ही तरीका है। बट मास वेस्टिंग की जब बात आती है तो वहां पर मेजर फोकस दिया जाता है ग्रेविटी के ऊपर। बट उसी के अंदर जब पानी का, अर्थक्वेक का, ये कई और लॉजिक हम दे देते हैं ना, तब वो बन जाती है अपने आप में लैंडस्लाइड। तो मड, ये मास वेस्टिंग है ना, इसमें तो देखो मोर और लेस आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा ग्रेविटी की वजह से, है ना, कि नीचे खींच रही है अर्थ अपनी तरफ, उसकी वजह से वो मटेरियल है वो नीचे की तरफ आके गिर जाता है। बट लैंडस्लाइड है ये इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की हम बात करें तो इसके कारण रेनफॉल, स्नो मेल्ट होना, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। वाटर लेवल अगर चेंज हो रहा है कहीं पे, है ना, इरोजन हो रहा है, नदी आसपास में बह रही है उसकी वजह से। इसके अलावा ग्राउंड वाटर टेबल चेंज होना, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्बेंस, ये कई कारण है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। अर्थक्वेक वाला है ये तो एकदम आप नॉर्मल देख लो, पहाड़ी एरिया में भी अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। और सुनामी जो आती है ना, वो कैसे आती है? जब हमारा जो ओशियनिक बॉटम होता है वहां पर कोई अर्थक्वेक इवेंट हो गया, दो प्लेट्स टकरा रही हैं उसकी वजह से, तो वो वाइब्रेशंस की वजह से वहां पर जो मूवमेंट देखने को मिलता है या फिर कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है वो अर्थक्वेक की वजह से हो जाता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, माइनिंग, ये भी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के रिस्क को बढ़ा देती हैं। और हम देखें तो केवल हिली एरिया में नहीं, रिवराइन एरिया में जहां नदियां बहती हैं उसके आसपास में भी आपको लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। और कोस्टल एरिया में भी कोई अनस्टेबल स्लोप कंडीशन बनी हुई है तो वहां पर भी देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू गुमती रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम। गुमती रिवर फ्लो थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। द डुम्बूर डैम इज बिल्ट अपॉन द गुमती रिवर। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, आंसर रेडी कर लो। देखो बात ऐसी है, ये सिक्किम से ओरिजिनेट ना होकर के त्रिपुरा से ओरिजिनेट होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो पहला आप जैसे ही गलत करोगे तो आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया। आंसर इज बी, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। इंडिया से ओरिजिनेट होकर के बांग्लादेश में जाती है और गुमती रिवर है उसी के ऊपर ये दुम्बुर डैम बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपका क्लियर बी आंसर। अब जान लेते हैं मुद्दा क्या है। हुआ क्या है, बांग्लादेश में फ्लड्स आए और उसकी वजह से ये कहा गया कि ये जो दुम्बुर डैम है, इस डैम से पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड्स देखने को मिली। तो ऐसे में इंडिया को ब्लेम किया गया बांग्लादेश की तरफ से। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया कि भैया आपके जो बांग्लादेश के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ आई है ना, वो इस वजह से नहीं आई है कि हमने पानी वो जो है वो डुम्बुर डैम से खोला है ना। तो इस वजह से ये न्यूज में आ गई। तो सबसे पहली चीज, गुमती रिवर का ओरिजिन कहां से है? गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में। देखो जी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, याद रख लेना इसके बारे में, ठीक है। ओके, फिर आ जाओ आप, ये रिवर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से ओरिजिनेट होकर के एंटर हो जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जिस एरिया में एंटर होती है उस एरिया को बोलते हैं कोमिला, कोमिला डिस्ट्रिक्ट है। और दुम्बुर डैम है वो गुमती रिवर पर बना हुआ है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ टर्म है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है, हमें करेक्टली मैच पेयर की संख्या काउंट करके बताना है, ठीक है। एक तरफ है कोरोना, कोरोना आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फियर। सेकंड, फोटोस्फेयर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। क्रोमोस्फेयर सेकंड लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फियर। बताओ भाई आंसर क्या है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना सन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है एटमोस्फियर का, ठीक है। फोटोस्फेयर है, उसके लिए बोला जा रहा है कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन, नहीं जी। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन अगर आपको देखना है तो वो मिलेगा कोर, जो अर्थ का सन का बिल्कुल सेंटर है ना, वहां जहां मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है फ्यूजन एक्टिविटी की वजह से, जहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलकर के और हीलियम बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एक्टिविटी चलती रहती है। और क्रोमोस्फेयर है, ये सन की सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, देखा जाए सन के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर राइट। तो ऐसे में आंसर टू, ओनली टू पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो अब देख लेते हैं मुद्दा क्या है। हुआ यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है ना, उसके एस्ट्रोनॉमर्स ने यह पता किया है कि किस तरीके से हम सन के सीक्रेट्स के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरीके से सन की डिफरेंट लेयर्स हैं उनके द्वारा बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करके हम आराम से सन की इंटरनल स्टडी कर सकते हैं।
तो ऐसे में सन का जो कॉम्पोजिशन है वो हमें पता होना चाहिए। आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना सन का, उसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है, याद रख लेना। दूसरा होता है क्रोमोस्फेयर, ठीक है, और तीसरा आपका होता है फोटोस्फेयर। अब आप देख सकते हो फोटोस्फेयर है ना, वो मोर और लेस क्या है, वो सन का एक्चुअल में सरफेस है, उसी को फोटोस्फेयर बोल दिया जाता है। और थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, आउटर मोस्ट, मैंने बताया आपको कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर का, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा सन सरफेस की अगर बात करें तो जो फोटोस्फेयर है वहां पर आप देख सकते हो, उसको फोटोस्फेयर से तो नाम ही पता पड़ रहा है ना, स्फेयर ऑफ लाइट, इसका मतलब एक ऐसा गोला जहां से लाइट ओरिजिनेट होती हुई दिखती है। तो ये बेसिकली सन सरफेस वाला पार्ट जो होता है उसको फोटोस्फेयर बोल दिया जाता है। और इसी के साथ में मैच क्या किया था कि हॉटेस्ट पार्ट, देखो हॉटेस्ट पार्ट तो उसका कोर है, सेंटर है, जहां पर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके लिए कारण क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जहां पर छोटे एटम्स मिलकर के, न्यूक्लियस मिलकर के और बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करते हैं। क्रोमोस्फेयर की बात करें तो कोरोना के बाद में नंबर 2 पर क्रोमोस्फेयर आती है, और ये अपने आप में किसके बीच में लोकेटेड हो गई, कोरोना तो आउटर मोस्ट, फिर आपके आ जाए क्रोमोस्फेयर और फिर फोटोस्फेयर, तो फोटोस्फेयर और कोरोना के बीच में लोकेटेड आपकी क्रोमोस्फेयर आ जाती है। क्रोमोस्फेयर की बात करें तो ये बेसिकली प्लाज्मा से बनी हुई लेयर है, जिसकी थिकनेस आप मेजर करो या आइडिया देखो तो 2000 किलोमीटर तक के लगभग मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि फोटोस्फेयर आपका सन सरफेस है, और उसके ऊपर इस तरीके की कंडीशन यू फ्लक्चुएट करती हुई आपको मिल जाएगी क्रोमोस्फेयर की, और ये एक तरीके का माउंटेनस अपीयरेंस देखने को मिल जाएगा, या फिर कहें एक एलिवेटेड ऑल्टीट्यूड वाला सिचुएशन दिखेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो थिकनेस है, ये फोटोस्फेयर से 400 से 2100 किलोमीटर की आराम से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए वैसे तो आंखों से वैसे डायरेक्टली दिखता नहीं है, देखो हमेशा, ठीक है, क्रोमोस्फेयर क्रोमोस्फेयर दिखता है जब सोलर एक्लिप्स होता है, या फिर आपके पास में कोई स्पेशल टेलीस्कोप हो, उसके थ्रू आप देख सकते हैं, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Sivaluk volcano is an active volcano located in Russia. Second, Kamchatka Peninsula is situated in far western part of Russia. Kamchatka Peninsula bounded by Sea of Okhotsk to the west and the Pacific Ocean to the east. करेक्ट आंसर आपको चूज कर लेना है, बताओ भाई क्या आंसर इसका जाएगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये रशिया में लोकेटेड है, अभी रिसेंटली इसके वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिले इसलिए न्यूज में आ गया। पर कामचटका पेनिनसुला रशिया के वेस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में, हो भाई ईस्टर्न में है, ये गलत है, तो दूसरा गलत गया ना, तो ये गया। तीसरा, कामचटका पेनिनसुला जो है उसके वेस्ट में तो है सी ऑफ ओखोत्स्क और ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका आंसर डी चला जाता है बिल्कुल सही। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। हुआ क्या है कि ये जो सिवेलुक वोल्केनो है इसमें इरप्शन देखने को मिला, और साथ ही साथ 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आसपास में देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं ये रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये सी ऑफ ओखोत्स्क, और ये है आपका कामचटका पेनिनसुला, और इस कामचटका पेनिनसुला पे ये है आपका शिवलुक, और ये इधर वाला पोर्शन ये आ गया, ये इधर वाला पोर्शन ये जो हम देख रहे हैं ये आपका पैसिफिक ओशन। तो इसका मतलब इसके कामचटका पेनिनसुला के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में सी ऑफ ओखोत्स्क, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो चीजें मुझे लगता नहीं कोई डाउट आपको, ठीक है। वॉल्केनो की लोकेशन कामचटका क्राई, कामचटका पेनिनसुला पे है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया, उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो जी आ जाओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का वो है, सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बताओ भाई क्या आंसर है इसका। देखो इसका आंसर है ए सीधा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उनको लगातार दूसरे साल यूएसए बेस्ड ये जो मैगजीन है जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, उसके द्वारा बेस्ट परफॉर्मर की रैंक के तौर पे दिया है कि हाँ भाई हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रख लेना भाई, ग्लोबल फाइनेंस जो मैगजीन है उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अब आप देखोगे ये रिलीज होने वाली रैंकिंग है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड को सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ये हर साल ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा रिलीज की जाती है, सबसे पहले शुरुआत की थी 1994 में। इसमें जो रैंकिंग दी जाती है उसमें रैंक जो है वो इस आधार पर दी जाती है कि किस तरीके से आप नोटिस करोगे कि ए और एफ रैंक दी जाती है, ए से एफ। ए का मतलब बेस्ट, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं सेंट्रल बैंक वाले, और
दूसरी तरफ आप देखोगे एफ है, एफ का मतलब फेलियर, फेलियर का मतलब बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अब की बार जो बढ़िया परफॉर्म करने वाले जो आप कह सकते हैं पर्टिकुलर जो हमें सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की हम बात करें तो उनमें आपको नंबर मिलेगा ए प्लस कैटेगरी में। एक तो शक्तिकांत दास जी हैं हमारे, दूसरा डेनमार्क के क्रिस्टन कैटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन। इनको बराबरी की तीनों की अच्छी रैंक दी है, ए प्लस कैटेगरी में रखा गया है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हमारे पास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे एक हफ्ते के, वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपका एक अच्छा रिवीजन का जस्ट मिला होगा, और इसी तरीके से हम एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।